आप सबने हमें ज्वाइन किया उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। स्वागत है आप सबका साथियों इस फैक्टशाला की वेबकास्ट सीरीज में, जहाँ पे हम सब जानेंगे कि कोरोना के इस दौर में कैसे इस इंफोडेमिक को या इंफॉर्मेशन ओवरलोड को हैंडल कर सकते हैं। एसेंशियली हम कोशिश करेंगे चर्चा करने की कि कैसे आपके पास ये जो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, आप बहुत सारी पोस्ट पढ़ते हैं, उनमें से क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या सच है, क्या अफवाह है। ऐसे और कई सवालों के बारे में चर्चा करेंगे हमारे स्पीकर्स के थ्रू इस सेशन में। हम पहले भी कुछ एक वेबकास्ट कर चुके हैं इंग्लिश की, ये हमारी दूसरी श्रृंखला में ये सेशन है। आने वाले दिनों में हम कुछ और वेबकास्ट करेंगे जिनके सेशन और डिटेल्स आप देख रहे हैं। तो अगर आपके साथी कुछ और हमें इन भाषाओं में ज्वाइन करना चाहें तो आप उनके साथ ये डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि अगर आप हमें जूम पे ज्वाइन कर रहे हैं या यूट्यूब पे ज्वाइन कर रहे हैं तो चैट में अपने सवाल जरूर हमें भेजिए। हमारे गेस्ट स्पीकर्स सेशन के एंड में सारे सवाल एक ही गो में लेंगे। हम चाहते हैं हम बहुत सारा समय आपके सवालों को दें। हमारे पास बहुत सारे सवाल आपके ऑलरेडी आए हैं जो भी हम चर्चा में लाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुरभि मलिक है और मैं इंटरन्यूज में एक प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ। जैसे मैंने आपसे बताया कि फैक्टशाला की ये वेबकास्ट सीरीज एसेंशियली फोकस करेगी कि कैसे कोरोना के दौर में हम ये बात पता कर सकें कि हमारे पास जो भी मैसेजेस और पोस्ट आ रहे हैं उनमें से कौन से सही हैं या नहीं है, और कौन सी इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए जरूरी है उस तक हम कैसे पहुंच सके। फैक्टशाला इंटरन्यूज का एक मीडिया न्यूज इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम है जो हमने google.org और गूगल न्यूज इनिशिएटिव की सहायता से डेटा लीड्स के साथ इंडिया में लॉन्च किया है। जैसे कि फैक्टशाला ये नाम आपको संकेत देता है, एसेंशियली इस प्रोग्राम का एम है कि हम आपको जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने फोन पे एक्सेस करते हैं, मोबाइल्स पे एक्सेस करते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं, उसको कैसे आप बेटर एनालाइज कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा करें। मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज जिसको हम आमतौर पे बुलाते हैं, उसकी प्रॉब्लम हम सबके लिए नई नहीं है। ऑफ कोर्स इस महामारी के समय पे बहुत एग्रीवेट हो गई है और हम सब इसके बारे में और ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि हम सब मिल के इसका सोल्यूशन पाना चाहते हैं। बट काफी समय से हम लोग इस प्रोग्राम के लिए तैयारी कर रहे थे। इस प्रोग्राम में एसेंशियली हम आप सबसे जुड़ेंगे। इस शुरुआती सेशन के बाद भी आने वाले समय में हम बहुत सारे और सेशंस कंडक्ट करेंगे जिनमें हम कोशिश करेंगे कि आप एक्सपर्ट से मिलें और जानें कि एक सही न्यूज और एक अफवाह में क्या अंतर होता है, कैसे आप ट्रस्टवर्दी न्यूज तक पहुंच सकते हैं और कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक अफवाह में, एक फर्जी खबर में, न्यूज में और व्यूज में। इस प्रोग्राम में हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे नॉन मेट्रो सिटीज में, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी। ऑल्सो हमारा फोकस रहेगा रूरल एरियाज में, विमेन पे और अंडर सर्व कम्युनिटीज में। ये सारे वो शहर हैं जहाँ पे आने वाले समय में हम कुछ ये प्रोग्राम्स करेंगे। फैक्टशाला की ये वेबकास्ट सीरीज जैसे मैंने बताया एक हमारा शुरुआती प्रयास है आपसे जुड़ने के लिए। इस लर्निंग जर्नी में हम कोशिश करेंगे कि आपसे और जुड़े रहें, बहुत सारी और एक्टिविटीज करें। और ये सारे वो शहर हैं जहाँ पे हमने अपने आने वाले समय में और बहुत सारे प्रोग्राम्स प्लान कर रखे हैं। तो अगर आप इन शहरों में से हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमारी वेबसाइट जो कि जल्दी ही लॉन्च होगी और हम आपको लगातार इंफॉर्मेशन देते रहेंगे कि कौन से और प्रोग्राम्स और आप हमें उन पे ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले मैं ये भी आपसे बताना चाहूंगी कि किस तरह आप फैक्टशाला से हमें जुड़ सकते हैं। फैक्टशाला आने वाले समय में बहुत सारे ट्रेनिंग्स, बूट कैंप्स, वर्कशॉप्स करेगा बहुत अलग अलग फॉर्मेट्स में। तो अगर आप चाहें तो हमें अटेंड करना चाहें तो साइन अप कर सकते हैं। अगर आप अपनी टीम या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए अगर आप समझते हैं कि आपके कुछ साथी हैं जिनके लिए जानकारी पाना महत्वपूर्ण है या वो इंटरेस्ट रखते हैं, तो भी आप हैं। फैक्टशाला एक कम्युनिटी ऑफ मीडिया लिटरेसी एजुकेटर्स बनने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि हम एक समुदाय बनाएं जिसमें वो लोग जो इस मुद्दे के बारे में बहुत पैशन रखते हैं या चाहते हैं कि इससे जुड़े और एक दूसरे को हेल्प करें इसको सोल्यूशन पाने में। हम ट्रेनर्स भी चाहते हैं आप में से आए। इस लिंक में और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आप में से कोई लोग फैक्ट चेकर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं या मीडिया एजुकेटर्स हैं या सिविल सोसाइटी थॉट लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, तो आप हम लोग को ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन फॉलो अस ऑन आवर वेरियस सोशल हैंडल्स। आप ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे हमें जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज, छोटी वीडियोस, कुछ इन्फॉर्मेशन टिप कार्ड ऐसे जो आप लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग जब आपके पास कोई मैसेज आता है, आप अपने साथियों को भेजना चाहते हैं, उनको हेल्प करने की इच्छा से, तो ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हम शेयर करेंगे जो आप हमें इन सोशल हैंडल्स पे आप पा सकते हैं। ऑल्सो इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे ये हैशटैग फैक्टशाला लर्निंग यूज करके अगर आप आज के सेशन में
कोविड महामारी इन्फोडेमिक ये जो है इसके बारे में अगर आप कुछ भी सीखते हैं कि कैसे आपने इंफॉर्मेशन एक्सेस आप बेटर कर सकते हैं या एनालाइज बेटर कर सकते हैं, अगर आप कोई वीडियो बनाएं या आप कुछ अच्छा सीखते हैं इस हैशटैग को यूज करके हमें जरूर टैग करें हमारे ये सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। जैसे मैंने बोला हम वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर ट्रेनर्स, हम ऐसे साथियों की खोज में हैं जो हमें इस प्रोग्राम में एक्टिवली एज ट्रेनर्स ऑफ दिस कम्युनिटी ज्वाइन करें। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया हमारे लिए ये नई प्रॉब्लम नहीं है। हमने 2017-18 में देखा कैसे गलत जानकारी एक्चुअली जानलेवा हो सकती है। तकरीबन 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई देश में फेक रूमर्स के कारण, जो चाइल्ड किडनैपिंग रूमर्स थे, और ऐसे बहुत सारे और भी इंस्टेंसेस हुए। और मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग हैं जो अब इस मुद्दे पे काम करना चाहते हैं, तो अगर आप उनमें से एक हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने लिंक पीछे भी शेयर किया, मेरी साथी शिवाली आपके साथ फिर से ये लिंक चैट में शेयर करेगी और आप इसके बारे में जानकारी हमारे सोशल हैंडल्स पे भी पा सकते हैं। व्हाई फैक्टशाला, जैसे मैंने आपसे बताया कि ये वेबकास्ट सीरीज एसेंशियली इस समय कोरोना को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई है, ताकि आप इस समय जो इन्फॉर्मेशन बम्बार्डमेंट आप पे हो रहा है उससे कैसे पार पाएं, कैसे आप जान पाएं कि कौन सा मैसेज आपके लिए सही है या नहीं है, किसको फॉरवर्ड करना सही है या नहीं है। बट इसके अलावा भी बहुत सारी इश्यूज पहले से हमने देखी हैं। 2017-18 में ये कुछ हेडलाइंस हैं, आई एम श्योर आप सबने अपने अपने एरियाज में पड़ी होंगी। बहुत सारी जगह देश में ऐसे इंस्टेंसेस हुए जहां पे फेक रूमर्स के कारण, किडनैपिंग रूमर्स के कारण लोगों की जान गई, मॉब लिंचिंग्स हुई। ऑल्सो इलेक्शंस इन द रन अप टू द इलेक्शंस 2019 में हमने देखा बहुत सारी फेक मैसेजेस वगैरह सर्कुलेट हुए। तो इसलिए एसेंशियली ये एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन के होते हुए सच और झूठ के बीच में डिफरेंस करना अब बहुत मुश्किल हो गया है। इंडिया इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मीडिया मार्केट है, एंड ऑल्सो वी आर अ बिग सोशल मीडिया मार्केट। इंडिया में इंटरनेट यूजर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट मार्केट इन द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट यूजर बेस फॉर अ लॉट ऑफ सोशल प्लेटफॉर्म्स। इसके बारे में चर्चा ऑफ कोर्स जारी रखेंगे, हमारे बहुत सारे हमारे स्पेशल पैनलिस्ट हमारे पास हैं। बट एक और जो बड़ा मुद्दा इस सब में से निकल के आया है, ये जो पिछली कुछ स्लाइड्स मैंने आपको दिखाई, कि जिसको हम आमतौर पे फेक न्यूज बुलाते हैं, उसकी वजह से ना ही सिर्फ हम गलत चीजों पे विश्वास करते हैं, बल्कि वो हमें सच से भी और दूर ले जा रही हैं या हमें सच तक पहुंचने में बाधा लाती हैं। तो उस सब की कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम आपसे जुड़े रहें, और कई मुद्दे हैं जिनके बारे में चर्चा करनी जरूरी है। ये एक मैं बोलूंगी एक शुरुआत है एक लर्निंग जर्नी की, जो हम आपके साथ करना चाहते हैं स्पेसिफिकली एट दिस टाइम पे। ये महामारी के समय में आपके पास सही जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि आप वो इंफॉर्मेशन पा सके जिससे आप सेफ रह सके, ना ही सिर्फ कोरोना वायरस से बट ऑल्सो मिस इन्फॉर्मेशन वायरस से, जो कि कोरोना ही की तरह बहुत फैल रहा है। इस सब के चलते हुए आप सब जानते हैं कि WHO ने ये महामारी घोषित करी, माने एक ऐसी बीमारी जो कि अलग अलग देशों में फैल रही है, बल्कि इन्फोडेमिक भी बुलाया। हमारे टॉपिक, हमारी वेबकास्ट का टॉपिक था इन्फोडेमिक। तो एक्चुअली इन्फोडेमिक क्या है, इसके बारे में चर्चा अपने स्पीकर्स के साथ शुरू करेंगे। बेसिकली इट मीन्स जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास हर तरफ से आ रही है कि आपको ये डिसर्न करना कि क्या सच है और क्या झूठ है, ये मुश्किल हो जाता है। या किस चीज पे आप विश्वास करें, क्या ऐसी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है जो आपके अपने साथियों को भेजनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आप इंफॉर्मेशन उनको भेज रहे हैं वो असल में सही नहीं हो और उससे कुछ नुकसान हो। इस सब के बारे में चर्चा इस सेशन में और हम करेंगे। हमने देखा है कि ना ही सिर्फ इंडिया में बट वर्ल्ड ओवर ये प्रॉब्लम, गलत खबर की बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं। जैसे ईरान में तकरीबन 700 लोगों की जाने गई क्योंकि कुछ मैसेजेस ऐसा बोल रहे थे कि मिथेनॉल ये खाने ये लेने से कोविड-19 से बचाव हो सकता है, जबकि ऐसे नहीं था। पॉइजनिंग के कारण बहुत सारे लोगों की जान गई। इंडिया में भी कुछ एक ऐसे इंस्टेंसेस हुए जहां कुछ लोगों ने देयर वाज अ मैन हु जंप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग बिकॉज उसको लगा कि शायद कोरोना का कोई क्योर नहीं है। ऐसे कुछ और केसेस जो मैंने पिछली स्लाइड्स में आपसे डिस्कस किए, जैसे 2017-18 से चलते आ रहे थे। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा क्यों नहीं आपसे जुड़ा जाए और एक नई जर्नी शुरू की जाए, ये बात जानने की कि कैसे हम ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, कितनी प्रकार की ऑनलाइन इंफॉर्मेशन होती है, व्यूज है या न्यूज है भी या नहीं, कैसे आप इस चीज के बारे में पता लगाएं इस सेशन के थ्रू, और हमारे फैक्ट चालक के प्रोग्राम के थ्रू आने वाले समय में हम इसके बारे में चर्चा जारी रखेंगे। ये पहली, ये दूसरी हमारी इस श्रृंखला की सीरीज, वेबकास्ट सीरीज है। आने वाले समय में हमारे पास कुछ और भाषाओं में भी हम ये प्रोग्राम्स करेंगे जो आप डेट्स देख रहे हैं। अब मैं चाहूंगी मेरे साथी जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं
सैयद नज़ाकत, जो फाउंडर और एडिटर इन चीफ हैं डेटा लीड्स के, और हमारे साथ इस प्रोग्राम के पार्टनर हैं। वो आपसे इस प्रोग्राम के बारे में और इस वेबकास्ट सीरीज के बारे में थोड़ा सा बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुरभि। आपने जो जैसे आपने बोला कि जो ये वेबकास्ट सीरीज हमारी है, इसका अगर हम एक दो वर्ड्स में देखें, पूरा मकसद ये है कि हमारा ये जो देश है बहुत बड़ा देश है, और यहाँ पे हजारों की तादाद में वेबसाइट्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, टीवी स्टेशन हैं। वो हर कोई, एक बड़ी पॉपुलेशन जो है जो सोशल मीडिया पे है। तो हमारी प्रॉब्लम ये हो रही है, काफी सालों से हम ये देख रहे हैं कि 10-15 साल पहले हमारी मुश्किल ये थी कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। तो गांव से लोग शहर की तरफ जाते थे, वहां मालूम करते थे कि आज क्या हुआ, सरकार क्या बोल रही है, वापस गांव में जाके वो खबर देते थे। पर आज हमारी हालत ये है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, हमारे पास गांव शहर कोई सा भी इलाका हो देश में, वहां इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि आम बंदे के लिए ये देखना कि इंफॉर्मेशन सही है गलत है, वो बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। तो हमने ये सारा जो ये प्रोजेक्ट है, सारा इनिशिएटिव जो है, ये इसी चीज को लेके आगे चल रहा है कि पूरे देश में हम ऐसा एक माहौल बनाए, ऐसा एक कम्युनिटी बनाए लोगों का, जो इस बात में यकीन रखते हैं, कि विश्वास रखते हैं कि इंफॉर्मेशन का वैल्यू बहुत ज्यादा है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है, इंफॉर्मेशन से बड़ी चीज हमारे पास है, वो विश्वास है। और अगर विश्वास नहीं रहेगा तो इंफॉर्मेशन का कोई वैल्यू नहीं है, अखबार का कोई वैल्यू नहीं, टीवी का कोई वैल्यू नहीं है। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है। और विश्वास से बड़ी एक चीज है, हम बोलते हैं कि भगवान अगर किसी बंदे को कुछ दे न दे, पर थोड़ी सी समझ बूझ दे कि वो देख सके कि सही क्या है गलत क्या है। तो ये जो वेबकास्ट है उसी चीज को लेके आगे चल रही है कि हम आपस में इस बात पे चर्चा करें कि कैसे हम सही को जाने परखें और उसको गलत से दूर रखें। तो सुरभि ने पूरी डिटेल्स दी है आपसे जुड़ने के लिए, और हमारी कोशिश रहेगी जैसे ही कोविड से सिचुएशन दूर निकलती है, तो हम कोशिश करेंगे आपसे बैठ के, आमने सामने बैठ के मुलाकात हो, हम आपके साथ कन्वर्सेशन करें, बातचीत करें, और इस चर्चा को आगे ले जाए। हाँ जी सुरभि। आपने बहुत सही बात कही कि सही और गलत में डिफरेंशिएट करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है आजकल के ज़माने में, जबकि आपके पास ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो इसके बारे में हम इस प्रोग्राम के थ्रू चर्चा जारी रखेंगे। अब मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे एमिनेंट गेस्ट का। हमारे साथ आज मौजूद हैं पंकज पचौरी जी, जो कि फाउंडर और एडिटर इन चीफ हैं गो न्यूज के। ये प्रधानमंत्री के पूर्व मीडिया एंड कम्युनिकेशन एडवाइजर भी रह चुके हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नमस्कार पंकज जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और हमें इस सेशन के लिए ज्वाइन किया। मैं 1 मिनट में आपके पास वापस आऊंगी, मगर मैं ऑल्सो इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी हमारी को स्पीकर अनुभूति यादव जी को, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है न्यू मीडिया और टेक्नोलॉजी कोर्स की आईएमसी में प्रोफेसर हैं। अनुभूति जी नमस्ते। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस सेशन के लिए ज्वाइन किया। पंकज जी, अगर मैं क्विकली, हमने ये सारी चर्चा की, सैयद ने भी बताया हमने ये प्रोग्राम क्यों किया, शुरू किस लिए किया है, क्या हमारा बेसिक मेन एम है इसमें इसको स्टार्ट करने का। तो इन्फोडेमिक, क्या अगर मैं बोलूं सुनामी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो आजकल सब लोग फेस कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलरली इंडिया के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। क्यों नहीं आप अपने एक्सपीरियंस से, आपने बहुत पिछले 2 दशक में बहुत सारा ट्रांजिशन देखा है, एवोल्यूशन ऑफ मीडिया देखा है, क्यों नहीं आप इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करके हमारे दर्शकों को ये बात बताएं कि कैसे ये जो न्यूज साक्षरता कैसे बदली है, लैंडस्केप कैसे बदला है पिछले 1 या 2 दशक में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। इस बहुत ही अहम जो एक विषय है उसके ऊपर ये चर्चा जो है उसको शुरू करने के लिए। और हिंदुस्तान में अगर आप देखें, सिर्फ 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है वाके हृदय आप। तो ये कहा गया है, रहीम ने ये कहा था। उसके अलावा आप देखिए, सांच को आंच नहीं, ये हमारे मुहावरों में एक चीज आती है, सांच को आंच नहीं। तीसरी बड़ी चीज मैं आपको बताऊंगा जो कि हमारी कल्चर में है, हमारी संस्कृति में है, और वो है संत कबीर। कबीर दास जी ने कहा है, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी।
तो कबीर दास ने अपना पूरा का पूरा उनकी जो सोच थी उसको सत्य बताने के लिए आंखों देखी की बात कही है कि जब तक आप आंखों से ना देख लें तब तक किसी चीज पर विश्वास ना करें। तो ये हमारी संस्कृति में है। लेकिन हुआ क्या है पिछले दिनों में, आप अगर देखें तो जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी जो है वो साथ में हमारे आई है, हम लोग नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को अपनी जो हमारी संस्कृति है उससे नहीं जोड़ते। ये समस्या सबसे बड़ी है। व्हाट्सएप आपके पास में आता है, कोई मैसेज आप खटाक से आगे उसे कर देते हैं, तब आप ये नहीं सोचते कि सांच को आंच नहीं, या झूठ जो है वो पाप है। ये हमारी जो रगों में चीज है, बचपन में सिखाई जाती है कि ये हम नहीं सोचते, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी जो है वो नई है और हमको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी हमारी जो विरासत है उससे जुड़ी हुई नहीं। तो हमारी सोच और समझ जो है हिंदुस्तान में, वो टेक्नोलॉजी को अलग इस्तेमाल करती है, और जो हमारी सच के बारे में हमें जो बताया गया है बचपन में, स्कूल में, नदी किनारे सांप है ये कहा जाता था बचपन में, झूठ बोलना पाप है ये बचपन में कहा जाता है, लेकिन हम उसको जोड़ते नहीं। और इसलिए नहीं जोड़ते हैं क्योंकि हमको लगता है कि व्हाट्सएप का मैसेज है, ट्विटर का कोई वो है, कोई फीड है, कोई मैसेज हमको इंस्टाग्राम पे आता है, उसको शेयर करना जब हम करते हैं तो उसे लगता है कि इन दोनों में कोई तालमेल नहीं। इसकी वजह से हिंदुस्तान में ये जो समस्या जो इन्फोडेमिक की जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो गई है। और इस समस्या से हमको लगातार हमारी जो दूसरी समस्याएं हैं, चाहे वो ये कोरोना पैंडेमिक की समस्या हो, चाहे वो जो छोटी सोच है, जो कम्युनिज्म है उससे लड़ने की समस्या हो, चाहे वो गरीबों को खाना पहुंचाने की समस्या हो, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, इन समस्याओं के सुझाव और उनके जो हल हैं उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स पर जो ज्यादातर इस समय हल आ रहे हैं या ज्यादातर जो सूचनाएं आ रही हैं, हम उसको अपनी समझ से नहीं जोड़ते और उस पर या तो एकदम से विश्वास कर लेते हैं, और हमको कोई भी गिला शिकवा नहीं है कि कहां चाहे कोई भी झूठ बोल रहा हो हम उसको जाके कह देते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई आपका पड़ोसी, कोई आपके दफ्तर में काम करने वाला, कोई आपके ऑफिस में काम करने वाला, वो आपको कोई चीज बताता है तो पहले आप उससे कहते हैं कि अरे यार तुम कौवे के पर की उड़ा रहे हो, कौवा कान ले गया। लेकिन जब वो चीज आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू आती है तब आप जो आपके मापदंड हैं सच के और झूठ के, उनको आप उनका इस्तेमाल नहीं करते। तब आप ये नहीं सोचते कि झूठ भी हो सकता है, वरना कहते हैं अरे यार तुम देख के आओ, अखबार में देख के आओ, पढ़ के आओ कि सही जानकारी क्या है। तो ये जो समस्या हिंदुस्तान में है ये विशेष है, और इसलिए हमें विशेष रूप से आपने जो ये पाठशाला शुरू की है, फैक्टशाला जो शुरू की है, वो बहुत जरूरी चीजें हैं कि हमको अब टेक्नोलॉजी हमने पहले ले ली, चाहे वो मोबाइल की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी हो, बच्चे के हाथ में जो है टेक्नोलॉजी पहुंच गई है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के साथ में उसकी जो कल्चर है वो हमने लोगों तक नहीं पहुंचाया। और वो तभी पहुंचेगा जब इसके बारे में जो लोगों को ज्ञान है, उनकी समझदारी है, वो बढ़ेगी। तब उन्हें लगेगा कि भाई हर एक व्हाट्सएप मैसेज जो है वो पत्थर की लकीर नहीं है, कि किस तरह से आप मॉर्फ कर सकते हैं पिक्चरों को, किस तरह से अब इस जमाने में आप जो वीडियो है उनको भी मॉर्फ कर सकते हैं, नए वीडियोस बना सकते हैं जो गलत सलत हो। तो वो जो समस्याएं हैं वो नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान में तो हाल ये है कि आप देख सकते हैं कि 2013 में सबसे पहले ये समस्या हुई थी, फैक्ट्स वाली जो समस्या है, और जिसकी वजह से लोगों की मौत हो गई थी, जब बेंगलोर में पूर्वोत्तर के जो लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग रहने वाले हैं, उनके खिलाफ एक मुहिम शुरू हो गई थी। आप समझ सकते हैं कि वहां पर पहुंच गए तमाम तरह के लोग, तमाम लोग जो हैं वो रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए, उनके ऊपर अटैक होने लगे, हजारों की संख्या में लोग बेंगलोर छोड़कर भागने लगे, सिर्फ इसलिए कि किसी ने एक झूठा मैसेज जो है वो उनके खिलाफ कर दिया। अब ये ताकतें जो है, हमें ये भी देखना है कि मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं, और हमको ये भी देखना है कि हमारे दोस्त जो हैं वो अगर इस जो फेक न्यूज जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको बढ़ा रहे हैं तो उनको पहले बोलें कि भाई पहले ये देख लो। तो ये जो समस्याएं हैं न्यूज बिजनेस में, जिसमें कि मैं हूं, और न्यूज के माहौल में, समाचारों के माहौल में, ये हमारी जो जिम्मेदारी है और भी बहुत बढ़ जाती है कि हम किसी भी चीज के ऊपर जो भी हमें इंफॉर्मेशन आ रही है, और अब हालात ये हैं कि
आपको अगर सरकारी तंत्र से भी इंफॉर्मेशन आ रही है, आपको उसको भी परखना पड़ेगा और उसको भी पहले देखना पड़ेगा कि वास्तव में ये सरकारी फरमान है कि नहीं है। अगर किसी ने आपको कोई स्क्रीन ग्रैब भेज दिया है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें किसी ने गलत तरीके से तो नहीं लगा दिया है, सरकारी जो लोगो है वो तो नहीं लगा दिया है। अगर कोई मंत्री कुछ कह रहा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने साल पहले उसने ये कहा है और ये आज का नहीं है और ये आज की जो स्थिति है उस पर लागू नहीं होता है। तो ये बहुत ही जटिल समस्या है और इसका एक ही इलाज है, इसका सिर्फ एक ही इलाज है जो संत कबीर ने हमें बताया था कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखन की देखी। जब तक आप चीजों को अपनी आंख से विश्वास ना कर लें, जब तक आप उसको परख ना लें, तब तक आप उस पर नंबर 1 विश्वास ना करें और नंबर 2, और जो कि बहुत बड़ी बात है, कि उसको आगे प्रचारित ना करें। ये बहुत बड़ी समस्या है जो हमको सोचनी चाहिए। और अब जब हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है, हर एक व्यक्ति के हाथ में तो नहीं है, वो दूसरा मुद्दा है। हिंदुस्तान में अभी भी 60% महिलाएं जो हैं गांवों में, उनके पास में कोई मोबाइल फोन नहीं है। ये सब आंकड़े हैं, हम लोग इसके ऊपर स्टोरीज करते रहते हैं। और लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या के हाथ में मोबाइल फोन है। अगर आप ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी हम बात करते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, उनका सबसे बड़ा सब्सक्रिप्शन बेस हिंदुस्तान में है। दुनिया की हर एक मल्टी बिलियन डॉलर मल्टीनेशनल कंपनी की नजरें हिंदुस्तान में हैं कि वो अपना वर्चस्व इस पर जमाना चाहती हैं, क्योंकि ये मोनोपोली है। ऐसी कोई भी चीज हमारे पास में नहीं है। हिंदुस्तान के पास तो अपने सर्वर भी नहीं है, तो सरकार जो है वो विदेशी सर्वर जो है उनका इस्तेमाल करती है और सरकार को खुद नहीं मालूम जो सर्वर चला रहे हैं कि उनकी नीयत क्या है, उनके मोटिव्स क्या हैं, वो कैसे इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आगे जब चर्चा होगी तो उस बारे में हम बात करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो पत्रकारों का भी है। और अनुभूति जी यहाँ बैठी हुई हैं, वो पढ़ाती हैं छात्रों को पत्रकारिता के। उनका भी बहुत बड़ा रोल है कि जो नए लोग पत्रकारिता में आ रहे हैं उनको कम से कम ये ज्ञान हो कि क्या झूठ है, क्या सच है, किसको प्रसारित और प्रकाशित करना है, किसको नहीं करना है। क्योंकि इस तरह का जो पेंडेमिक इस समय जो चल रहा है, इस समय जो महामारी जो फैली हुई है, इसमें और खासकर स्वास्थ्य को लेकर के ये बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि इससे लोगों की जान जा सकती है। जैसा आपने अभी बताया कि ईरान में क्या हुआ है, हमारे मुल्क में भी इस तरह की तमाम जो जानकारी है वो सोशल मीडिया पे चल रही है कि आप ये खा लेंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा, आप ये पी लेंगे तो कोरोना नहीं होगा, धूप में खड़े हो जाएंगे तो कोरोना नहीं। तो इस तरह की जो अनाप शनाप जानकारी जो आ रही है वो है, और सोर्स उसके क्या है ये हमको बताना चाहिए। डेटा लीड्स इस बारे में काम कर रहा है कि जो सही सोर्स हैं उनसे हमको अपना जो ज्ञान है, अपनी जो नॉलेज है, और वो हासिल करनी चाहिए, सारी जानकारी वहां से हासिल करनी चाहिए। ये क्या क्या सोर्सेस हैं, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम अपने जितने भी साथी कर्मचारी हैं, चाहे वो न्यूज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक एक करके परखा जाए, किस तरह से वीडियो जो है वो गलत हैं या सही हैं, इनको परखा जाए, उसके बाद ही उसे प्रसारित किया जाए। और किस तरह से जो खबर आ रही है, वास्तव में मुंबई में कितने लोग जो हैं वो संक्रमित हुए हैं, दिल्ली में कितने संक्रमित हुए हैं, कहाँ संक्रमित हुए हैं, कैसे हुए हैं, इन सब चीजों को जब तक आप परख ना लें, उनसे बात ना कर लें, तब तक उसे आप प्रसारित ना करें। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है, और ये बहुत ही बड़ी एक चुनौती जो है वो इस समय उन लोगों के लिए है जो कि मीडिया के प्रैक्टिशनर्स हैं, और साथ ही जो मीडिया के उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर हैं मीडिया के, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरह से आप ये जो एकदम से सुनामी है गलत सलत खबरों की, गलत सलत जानकारी की, उससे आप पार पाएं। क्योंकि अगर आप पार नहीं पाते तो आपको खुद अपनी जान तक का खतरा इससे हो सकता है। जी पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे रीडर्स को कुछ बहुत अच्छी बातें उन पे रिफ्लेक्ट करने के लिए उनको कुछ पॉइंटर्स दिए हैं। हम सबको ये बात क्यों जानने की आवश्यकता है कि आजकल ना ही सिर्फ हम में से बहुत सारे लोगों के हाथ में एक मोबाइल फोन है, बल्कि ऑलमोस्ट लाइक अ प्रिंटिंग प्रेस है। तो ना ही सिर्फ हम आजकल इंफॉर्मेशन के कंज्यूमर्स हैं, बल्कि बहुत सारे प्रोज्यूमर्स, एक वर्ड बोला जाता है कि बहुत सारे हम में से लोग अब कंटेंट प्रोड्यूस भी करके डालते हैं। और मैं वापस एक बार जरूर जानना चाहूंगी एक बात जो आपने बोली कि
गए जमाने में अगर पहले कोई हमारा दोस्त या जानकार आके अगर हमें कुछ बोलता था कि मैंने ये सुना है, तो शायद हम पलट के उनसे कुछ पूछते थे, आपने कहाँ सुना? तो वो सवाल करना बहुत जरूरी है, सोर्स जानना बहुत जरूरी है। कैसे आप इस बात को पता करें कि जो ये वो इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं क्या वो सही सोर्स से लाए भी हैं, ताकि आप इस बात का एनालिसिस कर सके कि क्या आपको ये अपने निजी सर्कल्स में अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को फॉरवर्ड करनी है, शायद जो कि आप हेल्प करने की इच्छा से कर रहे हैं, कहीं वो उनको नुकसान ना कर दे। इसलिए ये सवाल पूछने, टेक्नोलॉजी में भी स्पेशली ये ध्यान रखते हुए कि आजकल बहुत सारे लोगों के हाथ में प्रिंटिंग प्रेस है, वो जो फिल्टर न्यूज का होता था, जैसे आपने बताया कि बहुत सारी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस अर्लियर हम सब सिर्फ अखबारों में पढ़ते थे, प्रिंटेड फॉर्म में अगर कुछ हमारे पास आया है तो वो न्यूज की तरह एक हेडलाइन, मगर आजकल के दौर में अगर कुछ भी एक हेडलाइन और एक टेक्स्ट की तरह है तो जरूरी नहीं है कि वो न्यूज हो। वो व्यूज हो सकते हैं, ओपिनियंस हो सकते हैं, जिसको हम फेक न्यूज बुला सकते हैं, वो होती है, अफवाह होती है। इस सब के बारे में और चर्चा जारी रखेंगे। पंकज जी आपके पास वापस आएंगे, हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के। मैं अनुभूति जी पे जाना चाहूंगी। अनुभूति, क्यों नहीं आपकी टॉक के थ्रू हम ये जाने, हमारे साथी जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा और इसके बारे में विश्लेषण करते हैं। जैसे पंकज जी ने बोला, कैसे ये बात पता करें कि क्या फॉरवर्ड कर सकते हैं या क्या नहीं, तो वो जो चेक है वो कैसे हम खुद कर सकते हैं? शुक्रिया सुरभि। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी यहाँ पर बुलाने के लिए, और पंकज जी को अभी सुना, और खास तौर से जो उन्होंने बातें की और जो इन्होंने बोला कि हम सभी को ये सब जानने की जरूरत है, केवल जर्नलिस्ट ही नहीं पर उन विद्यार्थियों को जो मे बी अभी थोड़े समय में जाकर एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे, और आम जनता को भी कि जो न्यूज है वो किस तरह से कंज्यूम करें। और जो बातचीत आप कर रहे हो कि हम कैसे जाने कि जो चीज हमारे पास आई है वो सही है या गलत है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। अक्सर क्या होता है कि आजकल हम सभी के हाथ में स्मार्टफोन है, हमारे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, हमें लगता है कि वो व्हाट्सएप मैसेज जो हमें भेजा है हो सकता है हमारे कोई जानकार है, और हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। पर बहुत जरूरी है कोई भी मैसेज, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास आ रहा है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए आ रहा है, हम ये नहीं बोल सकते कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया से आ रहा है वो बिल्कुल सही होगा, उसको भी क्वेश्चन करने की जरूरत है। और खास तौर से वो कंटेंट जो आपको सोशल मीडिया के थ्रू आ रहा है उसको तो क्वेश्चन करने की जरूरत है ही। जैसे कि अभी आपने बताया कि आज के समय में जिसके पास भी स्मार्टफोन है और इंटरनेट एक्सेस है वो प्रोड्यूसर भी है, वो कंज्यूमर तो है ही है, साथ में वो प्रोड्यूसर भी है। और अगर इतने लोग प्रोड्यूसर हैं तो जाहिर सी बात है कि सब लोग इतने लिटरेट नहीं होते। जब वो कंटेंट तैयार करने लगते हैं तो उनको नहीं पता चलता कि कौन सा कंटेंट सही है जो आगे प्रसारित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों को इस बारे में ध्यान रखना चाहिए, सभी को, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को भी, आम जनता को भी। और बहुत सारे इसके तरीके हैं। अब व्हाट्सएप मैसेज अगर हमारे पास आता है, हमारे पास इतने सारे नंबर हम लोगों ने अपने सेव करके रखे हैं, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि एक व्हाट्सएप चैटबॉट भी है जो कि IFCN यानी कि इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क के साथ मिलकर शुरू किया गया है। अगर आप उस नंबर को सेव कर लेते हैं और अगर आप वहां पर देखते हैं कि अगर आपके पास कोई भी व्हाट्सएप ऐसा मैसेज आता है जहां पे आपको लगता है कि नहीं उसको वेरीफाई करने की जरूरत है, आप उस मैसेज को वहां पर भेज सकते हैं और आपके लिए वो वेरीफाई कर दिया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं वहां नहीं भेजना, या आप चाहते हैं कि भाई मेरे आसपास कौन सी ऐसी थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो यहीं पर इंडिया में बेस्ड है ताकि मैं अपना कंटेंट वहां भेज सकूं, और केवल इंडिया में नहीं कि हमारी स्टेट में कौन सा या मेरे आसपास कौन है, तो आप उनको भी वहां पर भेज सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। कोई भी मैसेज, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू आ रहा है, चाहे आपके यूट्यूब के थ्रू आ रहा है, फेसबुक के थ्रू आ रहा है, या मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू आ रहा है, उनको फैक्ट चेक करने के लिए, उनको वेरीफाई करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब हम फैक्ट चेकिंग की बात करते हैं, वेरिफिकेशन की बात करते हैं, जैसे आपने भी बोला और जैसे पंकज जी ने भी बोला, सबसे जरूरी है कि आपको क्वेश्चन करना है, आपको प्रश्न पूछना है। अगर मान लीजिए आपके पास एक मैसेज आता है तो आपको ये प्रश्न पूछना है कि ये मैसेज मुझे किसने भेजा है, क्यों भेजा है, इसके पीछे क्या मंशा है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको हर मैसेज के लिए पूछने की जरूरत है। क्या ऐसा तो नहीं है कि हमें मान लीजिए कोई अगर हम डिफरेंट समुदाय की बात करते हैं, कोई लड़ाना चाह रहा है, ऐसा तो नहीं है कहीं कोई मुझे कुछ बेचना चाह रहा है। तो ये सारे प्रश्न हमें पूछने की जरूरत है। और खास तौर से जब हमारे पास कोई मैसेज आता है, एक तो हम अपने लिए उसको एनालाइज करेंगे, दूसरा
उसको हम फॉरवर्ड करें कि ना करें, इसको भी करने से पहले सोचने से पहले हमें बहुत सारा जो वेरिफिकेशन है, जो फैक्ट चेकिंग है, वो करने की जरूरत है। जो भी प्रॉब्लम्स आपने बताई, पंकज जी ने बताई, हमने मॉब लिंचिंग की जो जितनी भी घटनाएं सुनी हैं, वो इसी वजह से हुई हैं कि जो भी मैसेज आता है हम बिना सोचे समझे उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। और कभी कभी तो ये भी लगता है कि और कुछ ग्रुप्स में हमने देखा है कि आप 3-4 ग्रुप्स में हैं, वही मेंबर्स हैं, और कुछ एक मेंबर्स होते हैं कि उनके पास मैसेज जैसे ही आता है वो फॉरवर्ड करते हैं, बिना उसको पढ़े, बिना उस डॉक्यूमेंट को खोले। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आपको कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है, कोई मेडल नहीं मिलने वाला है। तो आप कोशिश करें, जो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं उसको आप वेरीफाई करें। जब तक आप कन्विंस्ड नहीं है कि ये सही है, तब तक आप उसको आगे ना करें। अनुभूति जी, मैं आपकी साइड हमें दिख रही है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप आगे बढ़े और हमारे ऑडियंस से थोड़ी और चर्चा करें इसके बारे में। थैंक यू सुरभि। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम मीडिया साक्षरता के बारे में बात करेंगे। मीडिया साक्षरता की जरूरत क्यों है, मीडिया साक्षरता है क्या, हम कोविड इन्फोडेमिक की बात करेंगे जिसके बारे में सुरभि और पंकज जी ने बात अभी कुछ की भी है, और हम कोविड इन्फोडेमिक को किस तरह से नेविगेट करें, उसके लिए हमारे पास क्या मीडिया लिटरेसी स्किल्स होने चाहिए, इसकी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि क्यों जरूरी है मीडिया साक्षरता। जैसा बताया कि हम लोग घिरे हुए हैं मीडिया मैसेजेस से, यानी कि हमारे पास जो ट्रेडिशनल मीडिया है, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, उन सब से मैसेजेस आ रहे हैं, और साथ साथ बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उन सब से हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। एक चीज है, जब हम मीडिया साक्षरता की बात करते हैं, हम अभी तक लिटरेसी की बात करते थे। जब हम लिटरेसी की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि एबिलिटी टू रीड एंड राइट, यानी कि अगर आप पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं तो आप लिटरेट हैं। पर ये बात तब की बात है जब जो कंटेंट था, जो इंफॉर्मेशन थी, जो नॉलेज थी, केवल प्रिंटेड वर्ड्स में अवेलेबल थी। पर आज जब कंटेंट आपका अलग अलग फॉर्मेट में अवेलेबल है, जैसे आपका वीडियो में अवेलेबल है, ऑडियो में अवेलेबल है, इंटरैक्टिव्स में अवेलेबल है, तो जरूरी हो जाता है कि ये जो दायरा है लिटरेसी का, उसको बढ़ाया जाए और हम लोग मीडिया साक्षरता की बात करना शुरू करें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, जब हम मीडिया साक्षरता की बात करते हैं, अगर हम स्कूली शिक्षा के बारे में बातचीत करें, हम अपने स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को हर तरह का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, एवरीथिंग। वो जरूरी है, उनको पता होना चाहिए, पर इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि उनको मीडिया के बारे में जानकारी हो, क्योंकि वो अपना बहुत ज्यादा समय मीडिया के साथ बिताते हैं। पीछे जो रिसर्चेस हुई उसमें पता चला कि ऑन एन एवरेज जो एक विद्यार्थी है वो 6 घंटे टेलीविजन के सामने बिताता है। शायद अभी वो चेंज हुआ होगा, क्योंकि जो व्यूअरशिप पैटर्न है वो बहुत चेंज हुए हैं, टेलीविजन से वो स्मॉल स्क्रीन पर चले गए हैं, पर जो उनका टाइम जो है, जो इन स्क्रीन के सामने है, वो बहुत ज्यादा है। और इसी की वजह से जो मीडिया मैसेजेस हैं वो हम सबको बहुत ज्यादा प्रभावित भी करते हैं, और इसके ऊपर काफी सारे शोध भी हुए हैं, और मैं आपको बहुत ही जल्दी बता देती हूँ कि किस किस तरह के मीडिया प्रभाव होते हैं, और हमें पता होना चाहिए जब हम मीडिया लिटरेसी की बात करते हैं। तो हम जब मीडिया लिटरेसी की और मीडिया के इफेक्ट्स की बात करते हैं, एक तो हेवी इफेक्ट्स हैं जो कि भारी प्रभाव हैं, और कुछ लाइट इफेक्ट्स भी हैं, और इसके लिए काफी थियरीज हैं जो लोगों ने शोध करके जो लेकर आए हैं। जैसे जब हम भारी प्रभाव की बात करते हैं या हेवी इफेक्ट की बात करते हैं, तो एक थियरी है बुलेट थियरी, दूसरी है हाइपरडमिक थियरी, जो बोलते हैं कि जो ऑडियंस है वो बिल्कुल पैसिव है, जो भी मीडिया उनको दिखाता है, जो भी मीडिया परोसता है, वो उसको कंज्यूम वैसा का वैसा कर लेते हैं। जो बुलेट थ्योरी, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि जो बुलेट जो है वो मीडिया मैसेज है, और जो गन है वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, और जो ऑडियंस है उसको जिस तरह से भी आप हिट करना चाहें आप हिट कर सकते हैं। वैसे ही हाइपरडमिक न्यूज़ल थ्योरी, जिसमें ये बोला गया है कि ये बिल्कुल एक सिरिंज की तरह है और आप कोई भी मीडिया मैसेज एक ऑडियंस में इंजेक्ट कर सकते हैं। बहुत इस पे डिस्कशन होता है, बहुत से मीडिया एजुकेटर्स अभी हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं, और एक समय आया जब लोगों ने ये बोलना शुरू किया कि क्या अभी ये इतना ही प्रासंगिक है, इतना ही रेलिवेंट है। ये तब की बात थी जब केवल शायद टेलीविजन ही था, पर जिस तरह से हम अभी केसेस देख रहे हैं मॉब लिंचिंग के, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक व्हाट्सएप मैसेज की वजह से लोगों ने अपनी जान दे दी, तो हमें लगता है कि ये अभी भी उतना ही रेलिवेंट है,
और हो सकता है कि माध्यम बदल गया है, पर जो ये थियरीज हैं, जो ये काम किया गया है, वो अभी भी उतना ही रेलिवेंट है और हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। दूसरी थियरी जो है वो है कल्टीवेशन थियरी। जॉर्ज गवर्नर ने ये थियरी दी थी और उनका ये कहना है कि जो भी आप मीडिया में देखते हैं या टेलीविजन पर देखते हैं, तो आपको लगता है कि दुनिया बिल्कुल वैसी ही है। और खास तौर से जो उनकी रिसर्च है वो वायलेंट प्रोग्राम्स पे थी, और उन्होंने बोला कि जो लोग ज्यादा वायलेंट प्रोग्राम देखते हैं, उन्हें लगता है कि जो दुनिया है वो बहुत ज्यादा हिंसक है, बहुत ज्यादा वायलेंट है। बाकी जो थियरी है, हम जाएं तो लिमिटेड इफेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे हम 2 स्टेप फ्लो की बात करते हैं, जिसमें हम ये बोलते हैं कि जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप जा रहे हैं, बीच में ओपिनियन लीडर्स भी हैं, वो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, समझते हैं, फिर वो आगे पास ऑन करते हैं। तो यहाँ पर को व्यूइंग की बात आती है। यहाँ पर ये बात आती है कि जो भी आप मीडिया मैसेजेस कंज्यूम कर रहे हो, वो डिस्कस करके कर रहे हो, समझ पूछ के कर रहे हो, लोगों की तरफ से आपके पास आ रहा है। दूसरी थ्योरी लिमिटेड इफेक्ट्स की है एजेंडा सेटिंग, जिसमें ये बताया जाता है कि मीडिया डिसाइड करता है कि जनता किस बारे में बातचीत करेगी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। रोज सुबह उठ के जब हम बातचीत करना शुरू करते हैं तो किससे करते हैं? शायद हमने शाम को उस चीज के बारे में न्यूज़पेपर टेलीविजन में देखा होगा, या मॉर्निंग में हमने उससे न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। तो इस तरह का प्रभाव है। और अगर हम हल्के प्रभाव भी हैं उसकी अगर हम बात करें तो वो बोलते हैं यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन, यानी कि जो ऑडियंस है उसको पता है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो जो मीडिया है वो सिलेक्ट करती है, कंटेंट सिलेक्ट करती है, प्रोग्राम सिलेक्ट करती है और उसे कंज्यूम करती है। तो ये है मीडिया के जो इफेक्ट, जो हम सबको पता होने चाहिए जब हम मीडिया और इंफॉर्मेशन लिटरेसी की बात करते हैं, मीडिया साक्षरता की बात करते हैं। कुछ मैं आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगी, जो एग्जाम्पल्स हैं बहुत ही एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हैं, पर न्यूज़पेपर्स में आए हैं, पोर्टल्स में आए हैं। पर हम लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से जो मीडिया मैसेजेस है वो हमें इफेक्ट कर रहा है। और इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, केवल ये नहीं कि हमें सोशल मीडिया के बारे में ही सोचना है, वहीं से जो कंटेंट आ रहा है उसी को वेरीफाई करने की जरूरत है। इवन जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह से दिखा रहा है कंटेंट, उसको भी उतना ही क्वेश्चन करने की हमें जरूरत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक न्यूज है जहां पर एक लड़का है जो स्पाइडरमैन को बहुत पसंद करता था और उसे लगता था कि स्पाइडरमैन की तरह वो भी इनविंसिबल है, और उसी सोच में उसने अपने खिड़की से छलांग लगा दी और उसकी मौत हो गई। दूसरा है जो एक लड़का जिसने अपने घर से खिड़की से वो गिर गया, और वो क्या कर रहा था उस समय, अपना जो उसका फेवरेट वीडियो गेम है उसको इमिटेट कर रहा था। तो मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी में गेमिंग लिटरेसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा हमारे यहाँ से ही है कि सीआईडी एक समय पे बहुत ही पॉपुलर सीरियल रहा था, बहुत बच्चे उसको देखते थे, यंग लोग उसको देखते थे, और उसी से इन्फ्लुएंस होकर कुछ टीनेजर्स ने अपने क्लासमेट्स को किडनैप कर लिया और उसका मर्डर कर दिया। ये दूसरा है कि किसी मूवी से इंस्पायर होकर बच्चों ने कहीं पर जाकर, उनको पैसों की जरूरत थी, ऐसा नहीं है कि कुछ और चीज है, वो केवल वहां से केवल पैसा के लिए वहां पे गए थे, केवल उनका रिक्वायरमेंट था कि उनको एक फैंसी सेलफोन खरीदना था। उसकी वजह से वो घर में गए, वहां पे चोरी की। जब ये बुजुर्ग जो है वो जग गए तो उनका मर्डर कर दिया गया। तो ये आपको दिखाता है कि किस तरह का जो मीडिया का इम्पैक्ट है, चाहे वो आपका न्यूज है, चाहे वो आपका एंटरटेनमेंट मीडिया है, चाहे वो बॉलीवुड है, जो बच्चे हैं, जो युवा वर्ग है, वो मैसेज कंज्यूम कर रहे हैं और वो वहां से बहुत कुछ सीख रहे हैं। और इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है हर इंसान को, केवल उसको नहीं जो जर्नलिज्म फील्ड में है, कम्युनिकेशन फील्ड में है और जो जर्नलिज्म का विद्यार्थी है, बट हर इंसान को मीडिया साक्षर होने की बहुत बहुत जरूरत है। और जब हम मीडिया साक्षरता की बात करते हैं, ये है क्या? और जब हम, अगर आप ये देखेंगे MIL इकोसिस्टम, इसके अंदर सब कुछ इन्वॉल्व है। आपका डिजिटल लिटरेसी भी है, कंप्यूटर लिटरेसी, इंटरनेट लिटरेसी, टेलीविजन लिटरेसी, गेमिंग लिटरेसी, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दिस। तो इसमें मोटे मोटे तौर पे जब हम मीडिया लिटरेसी की बात करते हैं, इट्स एन एबिलिटी टू एक्सेस, किस तरह से हम कंटेंट तक पहुंचे जिसकी हमें जरूरत है, एनालाइज, उसका विश्लेषण कैसे करें, इवेल्युएट, उसका मूल्यांकन कैसे करें, उसे किस तरह से बनाएं और उस पर किस तरह से हम एक्ट करें। तो ये मीडिया साक्षरता की एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, बहुत ही बेसिक परिभाषा है, जिसमें हम एक्सेस, एनालाइज, इवेल्युएट, क्रिएट और एक्ट की बात करते हैं। और हम इन सब पे वापस फिर से एक बार आएंगे।
हम 5 कॉन्सेप्ट, जो भी आप मीडिया लिटरेसी की बात करते हैं, वो 5 अवधारणाएं हैं, उसके ऊपर आधारित है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला तो ये कि ऑल मीडिया मैसेजेस आर कंस्ट्रक्टिव, चाहे वो आपके कहीं से भी आ रहे हैं। आप कोई भी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज चैनल से भी अगर आ रहा है, तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि इस मीडिया मैसेज को किसी ने बनाया है। और जब कोई मीडिया मैसेज बनाता है, हर चीज एक प्रोग्राम में आप पैकेज नहीं कर सकते हो, उसमें से आपको छोड़ना पड़ता है, किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। जब कोई मीडिया मैसेज बनाता है तो उसके अपने बायसेस भी हो सकते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी कंटेंट आपके पास आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो रियलिटी है। अक्सर हम ये लोग बात करते हैं कि ये सही है क्योंकि मैंने ये न्यूज में देखा था। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपने न्यूज में भी देखा था, उसको भी उतना ही क्वेश्चन करने की जरूरत है जितना आप कोई भी अगर सोशल मीडिया से, या मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपको कुछ कहा है, जब आप उसको क्वेश्चन करें। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो मीडिया संदेशों का निर्माण जो होता है, उसके लिए रचनात्मक भाषा का उपयोग किया जाता है और उसके अपने नियम हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं न्यूज की, तो आपको किसी भी चीज को अगर इंपॉर्टेंस देनी है अखबार में, तो आपको वो हेडलाइन बहुत बड़े फॉन्ट में नजर आए। अगर आप टेलीविजन में बात करते हो, तो आपको वो हो सकता है बहुत ब्राइट कलर्स में, आपको रेड कलर में दिखाई दे। और आजकल तो हमने बहुत देखा है कि न्यूज चैनल में अगर आप शाम को टेलीविजन खोलें, तो आपको जो बोल्ड हेडलाइंस है उसके साथ साथ फ्रेम्स भी नजर आती हैं, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये एक इश्यू है या मुद्दा है। अगर आप किसी का क्लोजअप लेते हैं, तो हम बात कर रहे हैं वहां पर इंटीमेसी की, वो दिखाना चाहते हैं। तो ये सब चीजें भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जब आपके पास कोई मीडिया मैसेज आया है, किसी ने उसको बनाया है एक क्रिएटिव लैंग्वेज को यूज करते हुए। फिर ये है कि जो डिफरेंट पीपल हैं, अलग अलग जो लोग हैं, एक ही मीडिया संदेश को अलग तरह से अनुभव करते हैं और वो डिपेंड करता है उनकी एजुकेशन पे। और इसीलिए बार बार स्ट्रेस हम लोग करते हैं कि हर व्यक्ति को जो मीडिया साक्षर होना बहुत जरूरी है। उनके कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से वो उनको अलग तरह से अनुभव कर सकते हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड की तरह से। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि जो मीडिया है एक व्यवसाय है, फाइनली मार्केट में है, उसको अपने आप को सस्टेन करना है मार्केट में, तो उस तरह से भी कंटेंट बनाया जाता है। और हमने देखा है न्यूज़पेपर में अक्सर आजकल कुछ न्यूज़पेपर में तो आपका जो पहला पन्ना होता है उसमें केवल आपको विज्ञापन ही नजर आते हैं। जब आप उसको पलट के देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि नहीं, ये तो विज्ञापन था, ये जो मेन जो फर्स्ट पेज है वो तो ये है। तो मीडिया एक बिजनेस है। और पांचवा जो पॉइंट है कि जो मीडिया में मूल्य और दृष्टिकोण भी एम्बेडेड है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सब मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का। और आपको ये बात पता चल सकती है जब आप कोई भी एक पैनल डिस्कशन देख रहे हैं, किस तरह के लोगों को वो आमंत्रित कर रहे हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो अक्सर आपको न्यूज रूम में दिखाई देते हैं, किस तरह की जगह पर जाकर ज्यादातर रिपोर्टिंग होती है। दैट ऑल्सो टेल्स यू अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोगों के पास मीडिया लिटरेसी कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए हम कैसे एक्सेस करें कंटेंट को, आइडेंटिफाई कैसे करें, रिट्रीव कैसे करें, एनालाइज उसको कैसे करें, जिसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि ये किसने बनाया है, इसको किस लिए बनाया गया है, किस ऑब्जेक्टिव के साथ इसका प्रसार हो रहा है, तो उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो क्रिएशन। और जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की कि हम प्रोज्यूमर्स की बात कर रहे हैं, हर कोई कंटेंट क्रिएट भी कर सकता है, तो वो कंटेंट किस तरह से किया जाए उसके बारे में भी बातचीत करना बहुत बहुत जरूरी है। फिर बात आती है रिफ्लेक्ट की, यानी कि आपका कम्युनिकेशन कंडक्ट कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास कोई भी व्हाट्सएप आ रहा है और आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं बिना सोचे समझे। ऐसा तो नहीं है कि जो भी टेलीविजन पे आप प्रोग्राम देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, आप अपने घर में जो बाकी लोग बैठे हैं उनको ये बोल रहे हैं कि ये मैंने क्योंकि टेलीविजन में देखा था और मुझे लगता है यही सत्य है। तो इन सब चीजों पे रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। और फिर बात आती है एक्ट। केवल ये नहीं कि एनालाइज कर लिया, हमने रिफ्लेक्ट कर लिया, हमें एक्ट करने की भी जरूरत है। यानी कि अगर मान लीजिए आपको कहीं पे फेक कंटेंट दिखता है, तो आप उसको किस तरह से वेरीफाई करेंगे, अगर आपको उसको रिपोर्ट करना है तो कहाँ पर आप उसको रिपोर्ट करेंगे। तो ये सभी मीडिया लिटरेसी
कॉम्पिटेंसीज हैं और हर व्यक्ति में ये कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कोरोना आउटब्रेक की, और जैसा कि इन्होंने बताया कि इसके चारों तरफ बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है और हम लोगों के पास मेन स्ट्रीम मीडिया से भी और सोशल मीडिया से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, और हमारे लिए मुश्किल हो जाता है ये जानना कि कौन सी सही है और कौन सी गलत। डीजी डायरेक्टर जनरल WHO ने भी ये बोला है कि जो वी आर नॉट जस्ट फाइटिंग एपिडेमिक, वी आर आल्सो फाइटिंग इन्फोडेमिक। जितनी तेजी से वायरस फैल रहा है उतनी तेजी से वो फैल रही है, और इसलिए हम लोगों को करने की जरूरत है। तो WHO ने भी एक अपनी वेबसाइट पे एक सेक्शन स्टार्ट किया है जिसका नाम मिथबस्टर्स है। जब हम एक्सेस की बात करते हैं तो आपको ऐसी वेबसाइट्स के बारे में, उन वेबसाइट्स में इन सेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने बहुत सी ऐसा कंटेंट है जिसको डिबंक किया है, जिसको ये बोला है कि ये गलत है, और इससे कोई जो जनता है उनको इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने एक शुरुआत में ये बात आई थी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने से आप प्रिवेंट कर सकते हो कोरोना को, तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, और बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो उन्होंने डिबंक की, जैसे मस्कीटो के काटने से नहीं फैलता है। उन्होंने बोला एक ऐसी खबर आई कि अगर आप अपने खाने में बहुत ज्यादा मिर्च डालेंगे तो उससे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, वो भी इन लोगों ने डिबंक किया। ये खबर थी कि 5G मोबाइल नेटवर्क जहां पर है वहां पर इसका स्प्रेड ज्यादा हो रहा है, और पर उन्होंने बोला कि नहीं, वहां से भी केसेस आए हैं जहां पर 5G नेटवर्क है ही नहीं। ड्रिंकिंग एल्कोहल, सुरभि ने बताया कि अल्कोहल पीने से आप प्रिवेंट कर सकते हैं, आप क्योर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसी बहुत सी जो है फेक जो न्यूज है, जो इंफॉर्मेशन है अराउंड कोरोना, इन्होंने डिबंक की, और जो कि उनकी वेबसाइट पर होम पेज पे अवेलेबल है। जैसे ही आपको लगता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन कोई आ रही है, आपको लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि WHO है, वहां पे ऑथेंटिक सोर्स है, क्यों ना मैं वहां पर जाकर एक बार इसको चेक कर लूं। दूसरा, हमारे यहाँ पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस पर बहुत काम किया है, और खास तौर से वो काउंटर कर रहे हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट पॉलिसीज और गवर्नमेंट स्कीम्स के अराउंड है या सरकार के अराउंड है। जैसे एक आया था कि एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना, जिसमें जिनके भी पास राशन कार्ड है उनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने इसको डिबंक किया और उन्होंने बोला कि ये फेक है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे सब लॉकडाउन में है, बहुत लोगों घर पर बैठे हैं, तो एक खबर ऐसी भी आई, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खबर की तरह ये है, और अगर लोग इसको पढ़ेंगे तो उस पर बहुत से लोग हैं जो शायद विश्वास कर भी लेंगे। तो उन्होंने ये बोला कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको सुबह 9 बजे से 7 बजे तक काम करना पड़ेगा, तो इसको भी डिबंक किया कि ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे ही बहुत सा कंटेंट है जो कि PIB ने फैक्ट चेक किया है, जो कि उनकी ट्विटर हैंडल पर भी है, फेसबुक पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है। उनका व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसी चीज जो सरकार से रिलेटेड है और आपको उसको फैक्ट चेक कराना है, आप उनको भेज सकते हैं और वो उनको वेरीफाई कर कर आपको जो भी सही जानकारी है उससे संबंधित वो आपको बताते हैं। तो अब ये है कि नेविगेट कैसे करें ये जो कोविड-19 इन्फोडेमिक है। हमने देखा कि हर तरह की जो खबरें हैं, हर तरह की जानकारी हमारे पास आ रही है, और हमें नहीं पता कि ये सही है गलत है। तो किस तरह से हम इस चीज को हैंडल करें। अगर हम इमरजेंसी की बात करते हैं, जैसे हम आज के दौर की बात कर रहे हैं, तो कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। हमें पता होनी चाहिए कि जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पर है, साइंटिफिक वेज क्या है क्योर करने के, अपने आप को सुरक्षित रखने के, नॉलेज जो है प्रिवेंटिव मेजर्स की, उसको हमारे पास होनी चाहिए। जो मेडिकल रेमेडीज है उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मेडिकल अगर इमरजेंसी हो जाती है तो हमें क्या करना है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें कि अगर फेक न्यूज आता है उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और उससे दूर रहने की हमें जरूरत है। जिस तरह से हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, उसी तरह यहाँ पर भी हमें वो डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, और हम लोगों को ऐसी जो फर्जी खबरें हैं उनसे दूर रहना है। अब हम इसी सब चीजों को बहुत ही क्विकली मीडिया, जो हमने लिटरेसी की बात की, कॉम्पिटेंसी की बात करी, उसी के लेंस से देखते हैं। जब हम एक्सेस की बात करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्स हैं जहां से आप वो कंटेंट ले सकते हैं।
जैसे WHO का हो गया, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन का हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ICMR है, स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्रीज है, आप वहां से कंटेंट ले सकते हो, वहां से आप कंटेंट एक्सेस कर सकते हो। WHO का व्हाट्सएप नंबर है, आपको ये कहीं पर भी मिल जाएगा। ये जो स्लाइड्स हैं आपको YouTube में अवेलेबल होंगी, और अगर आप चाहते हैं तो ये स्लाइड्स हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे। तो आप जो व्हाट्सएप का जो WHO का व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर भी आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माईगॉव कोरोना हेल्प डेस्क है, उसका भी नंबर अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। तो अगर हम आज के टाइम की बात करें, अगर हम कोरोना की जो ये महामारी फैली हुई है उससे संबंधित जो इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से चाहिए, उसका अगर हमें पता हो तो हमारा आई थिंक हाफ द बैटल इज वन। फिर हम बात करते हैं एनालाइज की। मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा कंटेंट आ गया जिसपे आपको शक है, या आपको लगता है कि अब मैं इसके साथ क्या करूं, तो आपको सबसे पहले तो सोर्स के बारे में पता करना है कि जो सोर्स जहां से ये आया है आपके पास, क्या वो क्रेडिबल है, क्या वो ऑथेंटिक है। हम बहुत बार कंटेंट न्यूज जो है अपने स्मार्टफोन्स पे देखते हैं या अपने डेस्कटॉप पे देखते हैं, और अगर आप उनका वेबसाइट का URL देखेंगे, आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि ये एक ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। जैसे पीछे बहुत हुआ कि एक वेबसाइट का नाम है www.fakingnews.com, उस पे लोगों ने बहुत सारा कंटेंट डाला और लोग उसको शेयर कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं, बट अगर आप उस URL को ही बहुत ध्यान से देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि जो ये कंटेंट है ये सही कंटेंट नहीं है और इसे हमें शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो सोर्स की हम बात करते हैं। फिर हम कंटेंट की बात करते हैं। जो कंटेंट है क्या वो बिलीवेबल है, और क्या वो आउटलैंडिश है, क्या वो बहुत एग्जैजरेट करके बताया जा रहा है, तो उसके बारे में भी हम लोगों को अगर ऐसा है तो सोचने की जरूरत है। फिर ये है कि मान लीजिए अगर कोरोना से रिलेटेड कोई न्यूज है, आपने पढ़ना शुरू किया, तो उसमें बहुत सारे अंदर भी सोर्स मेंशन करे होंगे, उन्होंने बोला होगा कि इन डॉक्टर ने कहा या इन एक्सपर्ट ने कहा, उनके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए, क्या वो ऑथेंटिक सोर्स हैं जिन्हें वे कोट कर रहे हैं या नहीं। और फिर जब आप सोशल मीडिया की बात करते हो, तो क्या ये जो पोस्ट है आपको कंपेल कर रही है कि इसको आप आगे फॉरवर्ड करो या आगे शेयर करो। अगर ऐसा, तो आपको रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, और फिर उसके बाद उसके ऊपर एक्ट करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट, इज द कंटेंट इंसाइटिंग एक्सट्रीम इमोशंस, यानी कि एक्सट्रीम इमोशंस तो नहीं इंसाइट कर रहा है, आप उसको देख के बहुत ज्यादा खुश तो नहीं हो जा रहे हो, या आपको बहुत गुस्सा तो नहीं आ रहा है, या आपको बहुत दुख तो नहीं हो रहा है। अगर इस तरह के मैसेजेस आपके पास आते हैं तो आपको सोचने की जरूरत है और आपको उस पर उसका वेरिफिकेशन करने की जरूरत है। रिफ्लेक्ट की जब हम बात करते हैं, मीडिया लिटरेसी कॉम्पिटेंसी, तो आपको ये सोचना है कि क्या मैं जो मैंने बात किया था कि बिना वेरीफाई करे कोई भी कंटेंट कंपल्सरीली फॉरवर्ड तो नहीं करता हूँ, या मैं जो सेंसिटिव कंटेंट है फेसबुक पे या तो नहीं शेयर करता हूँ क्योंकि वो मेरी लाइन ऑफ थिंकिंग से मैच करता है। तो ये सब चीजें आपको अपने कम्युनिकेशन कंडक्ट के बारे में भी सोचनी है। आप जो शेयर कर रहे हैं, आप इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है वो सही है, या आप उसको इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि आप एक तरह की जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, उसमें बिलीव करते हैं और आपको लगता है कि हाँ इसको करना चाहिए। तो ये जो डिफरेंशिएशन है वो हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। और अब हम बात करते हैं एक्ट की, जो कि बहुत जरूरी है। आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे कोई भी आपके पास फेक कंटेंट आता है, तो एक सिंपल आपको गूगल टेक्स्ट सर्च करना है। जब भी आपके पास ऐसे मैसेजेस आते हैं, खास तौर से जब वो वायरल होते हैं, तो वो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है और ऑलरेडी आपसे पहले भी शायद आपको उसको फैक्ट चेक करने की जरूरत ही ना पड़े, वेरीफाई करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो हर रोज इसी पर काम कर रहे हैं और वो शायद आपको वहां पर अवेलेबल हो जाए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एक व्हाट्सएप चैटबॉट है, IFCN का चैटबॉट है, उसका नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको बस वो चैटबॉट जो है आपके पास होना चाहिए, व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ये व्हाट्सएप फेक मैसेज आया है, आप वहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। वहां पर आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि वो आपको ये बताएंगे कि आपके आसपास कौन सी फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये सब इंफॉर्मेशन आप वहां से ले सकते हैं। इसके साथ साथ वहां पर व्हाट्सएप नंबर्स हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के जो फैक्ट चेकिंग पे काम करती हैं डिफरेंट कंट्रीज में। मान लीजिए आपको एक ब्राजील से कोई आता है
और आपको लगता है कि वहां से तो आया पर अब मैं कैसे चेक करूं, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, आपके पास एक व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, कोशिश कीजिए वहां पर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की। और जैसे अगर आप इंडिया की बात करते हैं, यू कैन सी देयर आर नंबर ऑफ फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और सबके व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर अवेलेबल है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टूल है अभी वो है गूगल फैक्ट चेक टूल्स। जैसा मैं बोल रही हूँ कि जैसे ही आपके पास कंटेंट आता है वो फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के पास भी जाता है और वो लोग सब इस काम में लगे हुए हैं, चाहे वो आप WHO, PIB और जो बाकी हमने फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात की है वो सब इसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें आप क्या करोगे कि आपको जो ये बिल्कुल गूगल सर्च इंजन की तरह है, पर इसमें केवल वो कंटेंट आप सर्च कर रहे हो जिसके बारे में आपको शक है और आपको लगता है कि किसी ने उसको ऑलरेडी वेरीफाई किया है कि नहीं किया है। तो जैसे मैंने टाइप किया कोरोना वायरस, मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट्स आ गए। जो फर्स्ट इनका सर्च इंजन रिजल्ट पेज है उसके अंदर उसमें मुझे पता चला कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने उसको फैक्ट चेक किया है और किसी ने डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन कोई फॉल्स, कहीं पे पार्शियली राइट। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है जो आप अभी इस समय यूज कर सकते हैं। रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप कोई कंटेंट देखा, आप वेबसाइट देख रहे हैं, आपने कुछ सर्च किया, आप ने एक आर्टिकल पे क्लिक किया और आपको लगता है कि ये आर्टिकल में तो गलत खबर है या ये तो अफवाह है या फिर इसको रिपोर्ट करने की जरूरत है। तो जब आप गूगल का जो फर्स्ट सर्च इंजन रिजल्ट पेज है जहाँ पे आपके पास सारे रिजल्ट्स आते हैं, सर्च क्वेरी डालने के बाद आप सबसे नीचे जाते हैं तो आपको एक दिखता है सेंड फीडबैक। जब आप इस सेंड फीडबैक पर क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह का विंडो आता है। जो भी कंटेंट आपको रिपोर्ट करना है उसको आप हाईलाइट कीजिए और आप उसको उनको भेज सकते हैं। ऐसा ही आपके साथ फेसबुक पर भी है, ट्विटर पे भी है। किसी भी पोस्ट के साथ आप देखेंगे कि 3 डॉट्स लगे होते हैं। उन डॉट्स पे जब आप क्लिक करते हैं, मेन्यू पे जब आप क्लिक करते हैं तो वहां पर आपके पास ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू रिपोर्ट दिस पोस्ट? Then they'll ask you the reason why do you want to report it, and they have certain categories. तो वो आप रिपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एड पे किया तो उन्होंने बोला डू यू वांट टू रिपोर्ट दिस एड, एंड देन आई हैव टू गिव अ रीजन व्हाई आई एम रिपोर्टिंग दिस। तो आप अपना रीजन जो है उसमें दे सकते हैं। ऐसा ही आपका ट्विटर में भी है। ट्विटर के अंदर जो भी आपकी ट्वीट है उसके आगे वही 3 डॉट्स आपको नजर आएंगे। जब आप उसको क्लिक करोगे यू कैन रिपोर्ट दैट ट्वीट अगर आपको लगता है कि वो गलत है। और अगर आपको मान लीजिए कोई अकाउंट भी है वो भी आप रिपोर्ट कर सकते हो ट्विटर पे। इसके साथ साथ ये तो हमने बात की सोशल मीडिया की और न्यूज से रिलेटेड। इसके साथ साथ हम बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स भी हम कंज्यूम करते हैं और आप अक्सर ये कंप्लेंट करते हैं कि ये जो एडवर्टीजमेंट है इसमें फॉल्स क्लेम है या ऑब्सीन है या एग्जैजरेशन है। तो आपको अगर मान लीजिए किसी एडवर्टीजमेंट को भी के अगेंस्ट भी कंप्लेन करना है, then you can go to Advertising Standard Council of India। वहाँ पे उनका फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिलअप करिए और आप इसको इसके बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं। और जैसा कि व्हाट्सएप चैटबॉट था न्यूज के लिए, फेक न्यूज के लिए, इनका भी एक व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। NBA न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, मान लीजिए आपको कोई टेलीविजन पे आप कोई न्यूज देख रहे हैं और वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है और आपको लगता है कि इसको रिपोर्ट करने की जरूरत है, जो रिपोर्टर बता रहा है या जो एंकर बता रहा है उसमें कहीं कुछ गड़बड़ है, तो आप यहाँ पर उनका भी कंप्लेंट फॉर्म अवेलेबल है, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, हम बहुत सारे सीरियल्स देखते हैं। सीरियल्स देखते समय बातचीत जरूर होती है घर में कि ये गलत है, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, पर अक्सर वो बातचीत हमारे घर में ही रह जाती है, हम कभी भी उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, कोई भी हम कंप्लेंट नहीं करते हैं। तो वहां पर भी आपके पास इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन कंप्लेंट फॉर्म पड़ा है, वहां पर आप कंप्लेंट कर सकते हो। सिमिलरली अगर न्यूज़पेपर में आपको कुछ दिखता है तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में आप कंप्लेंट कर सकते हो। इंटरेस्टिंगली फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस तो काम कर ही रहे हैं वेरिफिकेशन फैक्ट चेकिंग पे। अगर आप दिल्ली पुलिस की वेबसाइट देखते हो तो दिल्ली पुलिस की वेबसाइट होम पेज पे फेक न्यूज वेरिफिकेशन का एक सेक्शन है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, आप नहीं कर पा रहे हो, आप कहीं और नहीं भेजना चाहते हो, यू कैन सेंड इट टू दिल्ली पुलिस ऑल्सो। सो दिस इज अनदर वे थ्रू विच यू कैन रिपोर्ट फेक कंटेंट और फेक न्यूज। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ बहुत ही बड़ा है और आपको रिपोर्ट करने की जरूरत है, तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी है, जो कि शायद हम लोग, आई डोंट नो कितने लोग जुड़े हैं, पर मुझे पता है कि 80% लोग इस पोर्टल पे अभी तक शायद गए भी नहीं होंगे।
तो हमें यहाँ पर जाने की जरूरत है, देखने की जरूरत है किस तरह का कंटेंट अवेलेबल है और किस तरह से हम जो भी साइबर क्राइम है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक ट्वीट है जो अमिताभ बच्चन ने रीट्वीट किया था, और जिसमें ये उस समय की बात है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि हम लोगों को दिए जलाने हैं टू शो आवर सॉलिडेरिटी। और उस समय पर ये एक जो इंफोग्राफिक है और ये जो विजुअल है वो सामने आया और बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया, अमिताभ बच्चन ने भी शेयर किया। पर अगर आप ऐसे विजुअल देखते हैं, जाहिर सी बात है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक समय पे शाम को 7 बजे या 8 बजे केवल जो भारत है वो ही लिट है, बाकी जगह सब जगह अंधेरा है? ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो अगर मान लीजिए आप ऐसा कंटेंट कहीं देखते भी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि टोकना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई न्यूज ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई वो आपका फ्रेंड हो या रिलेटिव। तो ये थी ब्रॉडली मीडिया लिटरेसी के बारे में, और जो ये कोरोना एपिडेमिक है वो मीडिया लेंस से हमें किस तरह से देखना है। धन्यवाद Yes, आपने कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स हमारे व्यूअर्स को बताए। क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो उनको, जो सवाल उनको पूछने चाहिए, हर मैसेज में कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो वो पकड़े। एंड मैं बोलूंगी लास्ट में आपने एक एग्जांपल से भी बहुत अच्छा समझाया कि क्या जब हम ऐसे इस तरह के मैसेजेस देखते हैं तो कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हमें देखने चाहिए, जिन पे हमें सवाल पूछने चाहिए। टोकने की आपने बात करी कि जरूरी है ये बात पॉइंट आउट करना। मैं यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सवाल हमारे व्यूअर्स से आए हुए हैं चैट्स के थ्रू और हमारे इनिशियल साइन अप के थ्रू। मैं यहाँ पे ये टोकने की बात को लेके एक सवाल बहुत कॉमन हमारे पास पिछले वेबकास्ट में भी और इस वेबकास्ट में भी आया था। मैं पंकज जी चाहूंगी आप इसका जरूर जवाब हमें दे, इस क्वेश्चन का पर्टिकुलरली। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि कुछ लोग जिनको ये बात समझ में आ चुकी है शायद कि हर कुछ जो वो पढ़ रहे हैं या जो मोबाइल फोन पे आ रहा है वो सच नहीं है, जब उनके बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स होते हैं जो वो लगातार फॉरवर्ड करते हैं, तो कैसे उनसे पार पाया जाए बिना उनको ऑफेंड किए? आप पर्सनली क्या फॉलो करते हैं? देखिए, पर्सनली तो मैं बताना मुश्किल है, क्योंकि मैं बहुत ही कम लोगों से पर्सनल बातचीत करता हूँ। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं पर्सनली हूँ, मैं ऑफिशियली, तो उसमें मैं ये नहीं बताता लोगों को कि आज मैंने लंच में क्या किया और आज मैंने डिनर में क्या किया और आज मैं किस पार्टी में गया और किससे मिला। ये बिल्कुल एकदम से बंद कि आज मेरे भांजे की शादी है वगैरह वगैरह, ये बिल्कुल एकदम से बंद, क्योंकि ये एक ऑफिशियल मामला है। जब से सोशल मीडिया शुरू हुआ है, और शुरुआत से ही मैं सोशल मीडिया पर, जब 2006 के आसपास सब ये शुरू हुआ था, तब से मैं इस पर हूँ और तब से मैंने ये एक नियम बनाया हुआ है कि सोशल मीडिया मेरी जो नौकरी है ये उससे जुड़ा हुआ है, और मैं अपनी सिर्फ प्रोफेशनल चीजें जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करूंगा या लोगों से उसके बारे में बातचीत करूंगा। खत्म, ये नियम आपका है। अगर आपको पर्सनली बात करनी है, फोन उठाइए और लोगों से बात कीजिए। तो एक तो इसमें ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, आपने ये टोकने वाली बात कही, और उसमें बहुत अच्छा एक इन्होंने वो दिया कि हिंदुस्तान में लाइट है और बाकी जगह लाइट नहीं है पूरी दुनिया के मैप के ऊपर। अब मुझे ये बताइए कि बच्चे को मालूम है कि जब हिंदुस्तान में रात होती है तो अमेरिका में दिन होता है, तो वहां तो लाइट की वैसे ही जरूरत नहीं है। तो जो मैप बनाया गया था, बहुत सिंपल चीज है, जो मैप बनाया है जिसमें हिंदुस्तान में लाइट दिखाई दे रही है और अमेरिका में भी अंधेरा दिखाई दे रहा है, जबकि सबको मालूम है कि दुनिया गोल है, और जब यहाँ पर रात है तो अमेरिका में वहां पर दिन है और वहां पर लाइट की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो चीज है, ये अब आप तुरंत उसको बता दीजिए। अगर श्री अमिताभ बच्चन ने उसको रिट्वीट कर दिया है और 50 आदमी भी उनको बोलते हैं कि अरे बच्चन साहब आपने ये क्या कर दिया, देखिए अमेरिका में तो इस समय दिन है और वहां पर लाइट की जरूरत नहीं है, तो उनको भी लगेगा कि भाई अब आगे से ऐसा नहीं करूंगा, धन्यवाद। वो भी माफी मांग लेंगे अपने भारी सी आवाज में और वो कर देंगे। तो ये इसमें बात। दूसरी बात, अनुभूति जी ने बहुत अच्छी बातें बताई कि किस तरह से आप कहां पर जाकर के किस तरह से जो है शिकायत कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमको एक्शन लेना चाहिए जागरूक नागरिक होने के नाते, साथ ही प्रोफेशनल जो लोग मीडिया में है उनको होने के नाते इन्होंने जिक्र किया। पंकज जी, मैं यहाँ पे क्विकली, हमारे पास बहुत सारे और सवाल हैं। मैं चाहूंगी आप कुछ और हमारे दर्शकों के सवाल लें। हमारे कुछ दर्शक जानना चाह रहे हैं कि
हम सब बात करते हैं कि फोन पे चेक करना चाहिए, बट रूरल एरियाज वहां पे भी ये बहुत सारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस पे कैसे उसको टैकल करने के लिए आपकी क्या सलाह होगी? फैक्ट चेकिंग के जो मैसेजेस हैं वो भी वायरल होने चाहिए, उसका भी जो ज्ञान है, उसकी भी जो समझदारी है, उसकी भी जो जानकारी है वो लोगों को मिलनी चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो संस्थाओं ने जिन्होंने फैक्ट चेकिंग को सपोर्ट करना शुरू किया है, अच्छे जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनको सपोर्ट करना शुरू किया है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि रूरल एरियाज में, क्योंकि हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में लिटरेसी बहुत कम है। अभी भी आप देख लीजिए, हम लोग मानते हैं बहुत ज्यादा कि अभी भी जो लिटरेसी का लेवल जो है हिंदुस्तान में वो 65% के आसपास है। 35% लोग जो हैं अभी भी पूरी तरह से लिटरेट नहीं है। और हम तो बात करते हैं कि आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उनको ऐप वैप कुछ नहीं मालूम। उनके पास में तो एक टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी पे जो भी आ रहा है वो उनको उससे आगे कुछ नहीं मालूम। और उसी टेक्नोलॉजी पर हमको जो एजुकेशन है वो ज्यादा करनी चाहिए। और जी, पंकज जी, और हम ग्लैड हैं कि आप हमसे इस प्रोग्राम में जुड़े। रूरल को लेके आपने चर्चा करी, हमारा प्रोग्राम भी ग्रामीण एरियाज में जाके इस पे थोड़ा काम करेगा। हम लोग और जुड़ेंगे, ग्रामीण एरिया से आने वाले लोगों से भी कोशिश करेंगे हम इस पे चर्चा जारी रखें। मेरा अगला सवाल अनुभूति, हमारे पास मुस्तफा अली पूछना चाह रहे हैं कि कई बार आपने इमेज वेरिफिकेशन और रिवर्स इमेज की बात करी, पर बहुत बार ऐसे होता है कि इमेज का वो लोग वेरीफाई करते हैं मगर फिर भी नहीं मिलता। क्या कोई ऐसी क्विक टिप्स है जो आप शेयर करना चाहेंगी उनसे जो लोग इमेज को वेरीफाई करना चाहते हैं? जब हम इमेज वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जो टूल हमारे सामने आता है वो है गूगल रिवर्स इमेज सर्च। और जैसा आपने बताया कि आपने गूगल रिवर्स इमेज सर्च किया है पर आपको वो रिजल्ट नहीं मिले जो आप चाहते थे, उसके बाद आपको अलग अलग जो स्ट्रैटेजी है जो सारे फैक्ट चेकर्स यूज करते हैं उसको आपको अपनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि अक्सर आपके पास एक इमेज आई, आप वही इमेज को अपलोड कर देते हैं और उसी से रिवर्स इमेज सर्च करने की कोशिश करते हैं। पर एक चीज आप इसमें कर सकते हैं कि आप उस पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, यानी कि आप एक पोर्शन को क्रॉप करके और जो आपको लगता है कि आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए बस उतने ही पोर्शन को अपलोड करो, तो आपको डिफरेंट रिजल्ट्स उसके मिलेंगे। दूसरी चीज ये है कि जो जब आप गूगल रिवर्स इमेज सर्च करते हो तो टाइम फिल्टर उसके अंदर एक ऑप्शन है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो सकता है कि आज एक मान लीजिए आपके पास एक खबर आई और उसमें ये लिखा गया कि भाई ये जो इमेज है या ये जो चीज है आज वायरल हुई है, तो आप गूगल को आज से पहले सर्च करो। अगर आज से पहले वैसा ही कंटेंट आपके पास इंटरनेट पे अवेलेबल है, इसका मतलब तो वो फर्जी है, वो चीज पहले हो चुकी है। तीसरी चीज ये है कि जब हम इमेज की बात करते हैं तो आपको कुछ जैसे इमेज का एग्जिट डेटा होता है, आपको वो पता होना चाहिए। कुछ ऐसे एप्स हैं जिससे आप जो उसका जो डेटा है, जो मेटा डेटा है, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, यानी कि किस कैमरे से वो फोटो खींची गई है, किस जगह से वो खींची गई है, उसके ऊपर टाइम स्टैम्प होता है कि कौन से किस टाइम पर वो फोटोग्राफ क्लिक की गई है, तो इसके बारे में भी आप इसको ध्यान से देख सकते हो। तो ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे हम जब फैक्ट चेकिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टेक्स्ट सर्च से, कीवर्ड से। हमें कीवर्ड से रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो हम फोटोग्राफ अपलोड करते हैं, अगर हमें फोटोग्राफ से रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो हम उस फोटोग्राफ को क्रॉप करते हैं और अलग अलग तरीके से उसको अपलोड करके उसके रिजल्ट देखने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर हमें नहीं मिलता है तो हम टाइम फिल्टर यूज करते हैं। उसके बाद भी अगर हमें इश्यू है तो हम उसके एग्जिट डेटा चेक करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इस फोटोग्राफ के पीछे है क्या। पर ये मैं आपको बताना चाहूंगी, जब हम इमेजेस की बात करते हैं तो जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि आपका ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, तो वो जो मेटा डेटा है वो उसको पहले ही स्क्रैप कर देते हैं, तो वो आता है। जी, आई थिंक अनुभूति जी ने कुछ अच्छी क्विक टिप्स दी। ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ अनुभूति जी और भी सेशंस कराती हैं जहाँ पे अगर हमारे दर्शक और डिटेल में इसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स उनको फॉलो कर सकते हैं वहां। मेरा अगला क्विकली सवाल पंकज जी से पूछना चाहूंगी। पंकज जी, कुछ दर्शक जानना चाहते हैं कि कई कबार इनकम्प्लीट और ट्विस्टेड हेडलाइंस जो कि एक आर्टिकल के बारे में होती है, कई कबार वो मिसलीड करती हैं, या क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो मेन स्ट्रीम मीडिया में न्यूज देख रहे हैं तो वो सही नहीं है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मेन स्ट्रीम मीडिया जो फेक न्यूज की समस्या है वो सारी समस्याएं हम लोगों के पास में पहले आ चुकी हैं, और इसीलिए मैं पत्रकारिता के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनसे बात करता हूं, मैं कहता हूं कि ये फेक न्यूज का मामला नया नहीं है। फेक न्यूज का मामला हमारे मुल्क में जो शुरू हुआ था वो महाभारत में शुरू हुआ था, जब ये कहा गया था कि अश्वत्थामा हतो हता। वो सबसे बड़ी फेक न्यूज थी कि अश्वत्थामा मर गया।
हालांकि उसमें पूरी बात नहीं की गई थी कि अश्वत्थामा जो मरा था वो व्यक्ति नहीं था, वो एक हाथी था। तो ये आपने जो बात की मिसलीडिंग हेडलाइन की, ये उसी तरह से है कि आपने हेडलाइन जो है उसमें कुछ लिखा हुआ है, हालांकि वो मिसलीडिंग है। और इसका सबसे बड़ा इलाज ये है कि अगर आप तीन जो है वो दीजिए कि अगर एक मीडिया चैनल से आपको लगता है कि 3 बार आपको गलत हेडलाइन मिली है या गलत जानकारी मिली है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। क्योंकि 3 बार आपका दोस्त भी अगर गलती करता है, क्लासमेट भी गलती करता है, पड़ोसी भी गलती करता है, तो कम से कम 3 चांस आप उसे देते हैं, उसके बाद में बोलते हैं भाई आपसे बातचीत बंद। तो आप उसका कंजम्पशन जो है वो बंद करते हैं। दूसरी एक बात, बड़ी बात जो पिछले उसमें रह गई थी रूरल एरियाज के लिए और एजुकेशन के लिए, अनुभूति जी ये काम पहले भी कर चुकी हैं। मुझे लगता है कि समय आ गया है इस समय कि आपकी जैसी जो संस्थाएं हैं वो 2-3 संस्थाएं मिल करके बच्चों के लिए 20-22 पेज की एक किताब बनाइए जो कि अलग अलग भाषाओं में हो और जिसमें ये बताया जाए कि किस तरह से आप फेक न्यूज से लड़ सकते हैं। और वो स्कूल के लेवल पर, प्राइमरी के बाद में जो हमारा 5 से लेकर के जो 12 क्लास तक का जो बच्चा है, उस सबको ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि उनके पास में फोन भी है, नहीं है तो आ जाएंगे, कि उनको मालूम होना चाहिए कि फेक न्यूज से आप कैसे लड़ सकते हैं और क्या जानकारी सही है, क्या जानकारी गलत है। फिनलैंड में उन्होंने ये शुरुआत की, बच्चों को पढ़ाया, और फिनलैंड में फेक न्यूज का जो ये समस्या है, जो संक्रमण है वायरल फेक न्यूज का, उस पर उन्होंने 99% जो कंट्रोल है वो कर लिया है। ये स्टार्ट बच्चों के स्तर पर हमें समझाना पड़ेगा, सिर्फ घर के स्तर पर नहीं, ये बाकायदा सरकारों को करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में जो वहां पर आईटी के मिनिस्टर है, मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने मुझे पूछा कि मुझे आप 3 चीजें बताइए कि मैं क्या कर सकता हूं इस सब के लिए। तो मैंने कहा एक तो आप कुछ गांव उठा लीजिए, उनमें वाईफाई फ्री कर दीजिए ताकि लोगों को वो सुविधा मिले। नंबर 2, आप ये कीजिए कि एक जो वहां पर जितने भी ऑनलाइन हैं मध्य प्रदेश से जो जनरेट हो रहे हैं, उनकी एक बाकायदा पूरी लिस्ट बनाइए ताकि आपको मालूम पड़े कि आपके राज्य में हो क्या रहा है। और तीसरी बड़ी बात मैंने उनसे यही कही थी कि आप कम से कम 10 स्कूलों में शुरुआत कीजिए और वहां पर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए अभी से कि फेक न्यूज कैसे बचा जा सकता है, क्या सही जानकारी है, क्या खराब जानकारी है, और उसके नतीजे आपको एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दीजिए और आपको मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे। और इसी दौरान ये फिनलैंड से खबर आई कि वहां पर, क्योंकि वो बच्चों को स्कूलों में पढ़ा रहे थे, क्योंकि ये समस्या उसी स्तर पर है, ये समस्या वही है जो कोरोना से हम लड़ रहे हैं। हाथ धोने हैं। अगर आप स्कूल में खेल रहे हैं, उसके बाद में स्कूल का जो टीचर है, जो पीटी टीचर है, जो उनका इंतजाम करता है, सबसे पहला काम उन्हें ये करना चाहिए कि आप आइए और पहले आप हाथ धोइए। तो ये उस लेवल पर होना चाहिए कि आप फेक न्यूज से बचिए, क्योंकि जिस तरह से हाथ ना धो करके आप अलग अलग तरीके के वायरस जो हैं उनसे अपने आप को संक्रमित कर लेते हैं, उसी तरीके से सही जानकारी ना होने से फेक न्यूज के बारे में और गलत जानकारी के बारे में आप अपने आप को संक्रमित कर लेते हैं। ये उसी स्तर पर जो है वो होना चाहिए, तभी हम इससे कारगर रूप से लड़ सकेंगे। और ये आइडिया आपके लिए है कि आप एक 20-22 पेज की छोटी सी बुकलेट बनाइए और अलग अलग भाषाओं में उसे जो बनाइए। हम आपके जितनी भी सपोर्ट गोनी से हो सकती है हम करेंगे। जी, पंकज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि स्टार्टिंग अर्ली, जल्दी शुरुआत इस चीज की कर देनी स्कूली लेवल पे शायद बहुत जरूरी है। कुछ कंट्रीज में ऐसा किया भी गया है। WHO ने शायद इन्फोडेमिक को लेके एक बच्चों के लिए किताब निकाली भी है जो काफी भाषाओं में अवेलेबल है। तो अगर आप में से कोई उसको एक्सेस करके अपने घर में पढ़ाना चाहता है, बच्चों को समझाना चाहता है तो कर सकते हैं। बट ये जो लार्जर प्रॉब्लम, पंकज जी ने बिल्कुल सही पॉइंट किया कि इन्फोडेमिक में, इस महामारी में ऑफकोर्स बाहर निकल के और आई है, बट हम काफी टाइम से इंडिया में इससे लड़ रहे हैं। और जैसे पंकज जी ने बताया कि अगर ये मिस इन्फॉर्मेशन का वायरस है तो शायद सही खबर इसकी एक एंटीबायोटिक है, एक दवाई है, मगर ये साक्षरता, जो न्यूज साक्षरता की जरूरत है, ये इसकी सही मायने में वैक्सीन हो सकती है। जैसे वैक्सीन थोड़ा टाइम लग रही है बनने में, ऐसे ही ये नर्चर करने में हैबिट थोड़ा टाइम रखता है। इसमें हम ये जर्नी जरूर
और आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे हम आपको ये हैबिट्स नर्चर करने में अपनी और एक्टिविटीज के थ्रू साथ रखे। समय का अभाव है, इसलिए बस मैं एक पार्टिंग थॉट सबसे चाहूंगी, अगर आप हमारे सारे स्पीकर्स हमें क्विकली एक टेक अवे, अगर एक वन एडवाइस या एक या दो एडवाइस सिर्फ सिंगल देनी हो हमारे व्यूअर्स को, तो क्या देंगे? अनुभूति जी, if you have to give one advice to our readers, as a takeaway from this session, what would it be? मेरा एडवाइस जो लोग ये वेबिनार देख रहे हैं उनको ये होगा कि पहला तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, रादर देन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन जो भी आपको परोसा जा रहा है उसको कंज्यूम करने के लिए। तो पहली तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरी इंफॉर्मेशन नीड क्या है, उसके हिसाब से आपको जो कंटेंट है उसको सर्च करने की जरूरत है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो हम मीडिया लिटरेसी की भी बात कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें है कि यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, आपको प्रश्न पूछने हैं। अगर आप न्यूज भी देख रहे हैं तो उसमें भी आपको ये प्रश्न पूछना है कि न्यूज किस तरह से बनाई गई, इसमें क्या चीज इंक्लूड की गई, किस चीज को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो आपको किसी भी कंटेंट के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया का है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया का, ट्रेडिशनल मीडिया का है, उसको ध्यान में रखते हुए पूछने चाहिए। और एक और चीज मैं, जो कि पंकज जी ने जिसके बारे में बातचीत की, कि हम लोगों को जो ये सब्जेक्ट है मीडिया लिटरेसी, इसको स्कूल करिकुलम में इंटीग्रेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिनलैंड का हमने एग्जाम्पल अभी सुना, ये तो फेक न्यूज जब से लगा कि बहुत ज्यादा इसकी प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद उन्होंने शुरू किया, पर बहुत सारे कंट्रीज में इसमें काम हो रहा है, हमारी कंट्री में भी हुआ है, पर अनफॉर्चुनेटली उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था, कि हम उसके कुछ आउटकम्स देख सकें। तो मैं पहले तो कंग्रेचुलेट भी करना चाहूंगी कि ये एक जो मूवमेंट स्टार्ट किया है आप लोगों ने, फैक्टशाला का, डेटा लीड्स ने, इंटरन्यूज ने, google.org ने, ये बहुत जरूरी है आज के समय में। और हो सकता है कि अगर यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं ये एक स्कूल करिकुलम तक भी पहुंचेगा, और जब तक वहां नहीं पहुंचता है तब तक हम लोगों को इनफॉर्मल लेवल पर ट्रेनिंग्स करनी है, वर्कशॉप्स करनी है, और खास तौर से रूरल एरियाज में, जिस तरह का एक प्रश्न आया था। और एक लास्ट पॉइंट मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो प्रॉब्लम है, हम लोग दोनों तरह से इसको देख सकते हैं। ये टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, हम फेसबुक को ब्लेम कर सकते हैं, हम ट्विटर को कर सकते हैं, गूगल को कर सकते हैं, पर इसके साथ साथ ये एक सोशल प्रॉब्लम भी है। तो टेक्नोलॉजी को हम लोग हैंडल नहीं कर सकते, वहां पे जो भी उपाय होंगे, जो भी ये लोग करेंगे, उसमें समय लग सकता है, पर जहां तक सोशल प्रॉब्लम की बात है तो हम, जैसे पंकज जी ने बोला, कि जो एजुकेशन है उसके थ्रू उसको हम लोग ओवरकम करने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू अनुभूति। मैं चाहूंगी पंकज जी, आप एज पार्टिंग थॉट्स, हम कोशिश करेंगे आपसे इस प्रोग्राम के थ्रू और जुड़े रहें और बहुत प्रोग्राम्स करें, बट एज पार्टिंग थॉट्स आप क्या हमारे रीडर्स को, हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? आप सब लोग जो यहाँ पर हैं और देख रहे हैं, मैं अभी नाम लोगों को देख रहा था, बहुत सारे जो हैं वो एकेडमिशियंस हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ज्वाइन करने के लिए। और सिर्फ मैं एक बात कहूंगा, मैं वापस वहीं पे जाना चाहता हूँ जहाँ से हमने शुरुआत की थी, और वो है हमारी कल्चर, वो है हमारी संस्कृति, और उससे ही हम ये सब लड़ सकते हैं। पार्टिंग शॉट सिर्फ ये है कि जब मैं स्कूल में था तो मेरे बड़े भाई ने मुझको एक बात बोली थी, स्कूल में दोस्त बनाने के लिए, बॉयफ्रेंड हो गर्लफ्रेंड हो, उन्होंने ये कहा था मुझसे कि आप शक किसी पे ना करें, सावधान और सतर्क सबसे रहें, तो उससे आपके जो दोस्त होंगे वो खरे बनेंगे। सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी हमारी दोस्त भी है। तो हमें किससे दोस्ती करनी है, हमें कैसे देखना है कि कौन हमारे हित में है और कौन हमारे हित में नहीं। तो शक आप ये ना करें कि सबके ऊपर शक करने लगे कि भाई ये फेसबुक बेकार है और ये बेकार है और वो बेकार है, वो जरूरी नहीं है। लेकिन आपको सबसे सतर्क रहने की जरूरत भी है कि आप किसी गलत यारवासी के दोस्ती के चक्कर में ना पड़ जाएं। तो ये आपकी दोस्ती है सोशल मीडिया से, आपके बच्चों की दोस्ती है सोशल मीडिया से, और आपको उनको यही बोलना पड़ेगा कि ये जरूरी है। एड्स जब बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, अंत में मैं ये भी बताना चाहूंगा, तो इस बात पर बात आई कि हम बच्चों को कैसे बचाएं। तो ये कहा गया कि एड्स हमारे साथ में है, एड्स हमारे साथ में रहेगा, वायरस जो है वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपके घर के पास में तालाब है
और अगर आपके घर के पास में स्विमिंग पूल है तो उस पर बाड़ लगाने की बजाय, उस पर दीवार लगाने की बजाय आप ये करें कि आप बच्चों को तैरना सिखाएं। और सबसे बड़ी इसमें मैं लोगों को जो सलाह है वो यही दे सकता हूं कि आप बच्चों को तैरना सिखाएं ताकि वो उस तालाब में, उस स्विमिंग पूल में डूबे ना, क्योंकि जितनी अब कांटों की बाड़ लगाएंगे, बच्चे बच्चे हैं वो वहां जाएंगे। इसलिए सबको तैरना सीखना चाहिए, और तैरना सीखना यही है कि हमको जानकारी होनी चाहिए, हमको ज्ञान होना चाहिए। बस मेरी यही सलाह है। पंकज जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों से इसको रैप किया, ये बोलते हुए कि तैरना सीखना हम सबको जरूरी है। ये जो इंफॉर्मेशन का सैलाब है, हमें सबको पता होना चाहिए कैसे उससे पार पाना है। सैयद, व्हाई डोंट वी हैव लास्ट वर्ड ऑफ एडवाइस फ्रॉम यू बिफोर वी गिव इट अ रैप? ये बहुत ही, मुझे लगा कि बहुत ही एक इंतहाई इम्पोर्टेंट सेशन था। और मुझे जो भी जुड़े हैं हमारे साथ दोस्त, मैं देख रहा हूँ काफी लोग जर्नलिज्म एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से भी 2-4 लोग हमारे अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं यहाँ पे। तो मैं भी, मुझे लगता है वापस उसी चीज पे वापस आऊंगा कि दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज है जिसे आपको बहुत प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, वो विश्वास है। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और बाद में ये पता चलता है कि इस इंफॉर्मेशन की वजह से किसी को नुकसान हुआ, किसी की डेथ हुई उसकी वजह से, या कोई गलत एडवाइस आपकी तरफ से गई, तो आप ये विश्वास हमेशा के लिए खो देंगे। तो लोग आप पे विश्वास कभी नहीं करेंगे, और इस विश्वास को आपको पूरी आपकी उम्र लग जाती है किसी के साथ विश्वास बनाने में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जिस माहौल में हम हैं, हम इंफॉर्मेशन को स्टॉप नहीं कर सकते। और पंकज जी ने बहुत अच्छी बात बोली, तालाब की एग्जाम्पल देखिए, हम इंफॉर्मेशन को बिल्कुल नहीं रोक सकते। हर किसी के पास इंफॉर्मेशन आनी ही आनी है, और ज्यादा आनी है। हमारे बच्चे, बुजुर्ग, हर किसी एज ग्रुप में लोग ज्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमें खाली अपना लेवल का जो अंडरस्टैंडिंग है इंफॉर्मेशन की, उसको इम्प्रूव करना है कि हम समझे बात को, और एक क्रिटिकल थिंकिंग जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, कि बात को समझे और उस पर एक आवाज भी रखे अपने इंडिविजुअल हैसियत से कि ये बात सही है नहीं है, क्या ये कॉमन सेंस जो है इसमें बैठने वाली बात है कि नहीं है। कॉमन सेंस तो टूल्स की तो हम बाद में बात करेंगे, वो हम अलग से ट्रेनिंग करेंगे, बट बिल्कुल कॉमन सेंस से कि ये बात दिमाग में बैठने वाली है कि नहीं है। यहाँ थोड़ा 5 मिनट में हम वेट करेंगे कि हम इसको शेयर किसी के साथ करें। तो मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन आज का सेशन था, और हम जुड़े रहेंगे अपने दोस्तों के साथ, और भी मौके आएंगे आगे जाके और भी बात करेंगे। ये चर्चा का, देखिए पूरी जो पहल है ये चर्चा की पहल है। आपस में एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे को समझें, और इस साल 1-2 सालों में आगे जाके हमें ये इत्मीनान अपनी जगह पे रहे कि नहीं, हमारे बच्चे जिस माहौल में आगे जाके बड़े बढ़ेंगे वहां पे मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। वहां पे ये सारा माहौल जो मिस इन्फॉर्मेशन से बन रहा है, हम उससे बिल्कुल सेफ अपने बच्चों को रखेंगे। तो इन्हीं आखिरी वर्ड्स के साथ मैं वापस सर भी आपके पास आता हूँ। जी सैयद, आपने बिल्कुल सही बताया। आई एम श्योर हम में से कई लोग अपने बच्चों को बताते हैं वो संडे का एक दिन जिस दिन 1 घंटे का समाचार बुलेटिन और एक कार्टून आता था। आई एम श्योर द यंगर जनरेशन, उनके पास इस टाइम पे हर तरफ से इंफॉर्मेशन है। तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि हम पाए और हम आगे उनको पास ऑन करें, ताकि हम सब इंफॉर्मेशन से सशस्त्र होने की, आम होने की, सही इंफॉर्मेशन से आम होने के केपेबल हूँ। मैं सब व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, आज जो हमारे बहुत अच्छे स्पीकर्स ने सबने चर्चा की, हमने कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए। जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि ये एक स्टार्टिंग ऑफ दिस लर्निंग जर्नी है, मगर इस सेशन से भी अगर आपने कुछ सीखा है, अगर आपको लगता है कि आज जब आप अपने फोन पे देखेंगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, आप उसको बेटर प्रोसेस कर पा रहे हैं, और अगर आपने कुछ उसमें से पाया है कि आप कुछ एनालाइज सही कर पाए, तो आप हमें प्लीज जरूर टैग कीजिए फैक्टशाला लर्निंग पे। अगर हो सके तो हमें अपनी फैमिली में अगर आपने किसी को समझाया, उसकी वीडियो एक छोटी सी बना के कि हमने ये मैसेज पढ़ा, हमें भेजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा ये जान के। ऑल्सो हमारे लिए आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको एक लिंक भेजेंगे, हमें प्लीज बताइए आप और किस तरीके से चाहते हैं हमसे जुड़ना। मैंने बहुत सारे शहरों की बात करी, आने वाले समय में हम बहुत सारे और प्रोग्राम्स लाएंगे, मगर बहुत जरूरी है कि हम सब ये मिल के करें। हम आपसे जाने कि आपकी क्या जरूरतें हैं, आपको क्या सही लगता है, हम किस तरह से और आगे प्रोग्रामिंग करें। उसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगी एक बार फिर से हम सबसे जुड़ने के लिए, और सब स्पीकर्स का, अनुभूति जी, पंकज जी, सैयद एंड आपकी टीम, शिवाली, सुरभि, आप सब जो हमारे साथ जुड़े,
थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। फिर जरूर मुलाकात होगी जल्दी एक और नए प्रोग्राम के साथ। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू पंकज। थैंक यू।